अध्याय 1311 एक राक्षस। धोखा। युवती बैंगनी मिंक को धोखा देने की कोशिश कर रही थी। यांग ये का चेहरा तुरंत काला पड़ गया क्योंकि वह वास्तव में उससे बैंगनी मिंक लेने की कोशिश कर रही थी और वह ऐसा उसके सामने ही कर रही थी। यांग ये अभी बोलने ही वाली थी कि युवती ने बोलना जारी रखा, यह दुनिया बहुत छोटी है और बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है। मेरे साथ आओ और तुम। जिया ने उसे बीच में रोका और कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। युवती थोड़ा चौंकी, फिर उसने पूछा, क्यों? इस इंसान की वजह से। मैं तुम्हें बता दूं कि इंसानों को दूसरों से मीठी मीठी बातें करना बहुत पसंद होता है। तुम उसके साथ रहकर जरूर पछताओगी। जिया ने युवती की ओर देखा और कहा, यह मेरा काम है। नहीं। युवती ने अपना सिर हिलाया और कहा, राक्षस जाति की एक और महान सदस्य के रूप में मैं आपको इस गुमराह रास्ते पर चलते हुए नहीं देख सकती। आपको बचाना मेरा कर्तव्य है। बोलते समय उसकी नजर यांग ये पर पड़ी, वह तभी रुकेगी जब तुम मर जाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और फिर उसके हाथ पर मौजूद बहुरंगी सांप ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। एक पल बाद, यह प्रकाश की एक बहुरंगी किरण में बदल गया जो उसके हाथ से आगे की ओर बढ़ी। जिस क्षण युवती ने अपना हाथ उठाया, यांग ये का चेहरा एकदम बदल गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कस ली और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी मुट्ठी आगे की ओर पटक दी। कगार कानून। उनकी शारीरिक शक्ति चरम सीमा पर। उसने अपनी शारीरिक शक्ति से ब्रिंक कानून को तुरंत लागू किया था, क्योंकि उसे खतरे का आभास था। वह छोटी लड़की स्पष्ट रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। इसलिए उसने लापरवाही से काम करने या उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार उसने तुरंत ब्रिंक कानून का उपयोग किया। यांग यी की मुट्ठी से तुरंत ही एक भयानक शक्ति की लहर निकली और इससे आसपास का जंगल नष्ट हो गया। टकराना। यांग यी के पैर जमीन पर रगड़ने लगे और उसका शरीर पीछे की ओर धकेला गया, जिससे एक विस्फोट हुआ। बैंगनी मिंक के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपनी हथेलियां उल्टी और बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी, जिससे आसपास का स्थान कांप उठा। इस बीच वह युवती अचानक जिया के सामने प्रकट हुई और फिर अंतरिक्ष तुरंत सामान्य हो गया। जिया को झटका लगा और वह उस युवती की ओर देखने लगी। युवती ने कहा, हमारी राक्षस जाति निष्पक्ष लड़ाई पर जोर देती है। अगर आप हमला करेंगे तो आप नियम तोड़ रहे होंगे। बोलते समय उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। इस समय आसपास की जमीन कांप रही थी जबकि अनगिनत भयानक आभाएं उनकी दिशा में बढ़ रही थीं। जाहिर है, इस लड़ाई ने दानव जाति के अन्य विशेषज्ञों को चिंतित कर दिया था। युवती की आवाज अचानक गूंजी, किसी को भी पास आने की इजाजत नहीं है। नहीं तो मैं तुम सब की जिंदा खाल खींच लूंगी। उसके बोलने के कुछ ही समय बाद आसपास का माहौल अचानक शांत हो गया। हालांकि वे आभाएं अभी भी नहीं गई थीं, लेकिन वे उनकी ओर दौड़ना जारी नहीं रख पाईं। बैंगनी मिंक ने युवती की ओर देखा और फिर उसने यांग ये को देखा। यांग ये ने अपनी मुट्ठी पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक बहुत ही गंभीर भाव था, क्योंकि उसकी मुट्ठी वास्तव में लाल हो गई थी और उसका पूरा हाथ सुन्न हो गया था। उसने ऊपर देखा और पाया कि छोटा सा सांप अनगिनत बार बड़ा हो गया था। इसका शरीर लगभग 5 वयस्कों की चौड़ाई का था। अब इसे सांप नहीं बल्कि अजगर कहा जा सकता था। यांग ये ने अजगर को नाप कर देखा। अब वह आखिरकार स्पष्ट रूप से समझ पाया कि उस पर रंगों की जो श्रृंखला थी, वह वास्तव में उसके सभी तराजू थे। बहुरंगी तराजू बहुत मोटे थे। वे कुछ दर्जन सेंटीमीटर मोटे थे और उन पर रहस्यमयी निशान भी थे। इसके अलावा उसने उस पर बहुरंगी पंखों की एक जोड़ी देखी। यह एक वोइडर रियल मजगर था। इसके अलावा यह एक वोइडर रियल मजगर था जो 10,000 टांगों वाले सेंटीपीड से भी थोड़ा अधिक शक्तिशाली था। इस बीच युवती अचानक बोली, लिटिल विंग, उसे पकड़ो। हिस हिस। बहुरंगी अजगर ने अपनी जीभ हिलाई और फिर अपनी विशाल पूंछ यांग ये की ओर झपटी। वह जहां भी गुजरा, अंतरिक्ष तुरंत टूट गया और हिंसक रूप से लहरें उठीं। ऐसा लग रहा था कि अंतरिक्ष किसी भी क्षण ढह जाएगा। यह एक बहुत ही चौंकाने वाला दृश्य था। पूंछ अभी उसके पास भी नहीं पहुंची थी कि यांग ये ने महसूस किया कि उस पर एक भयानक दबाव की लहर टूट पड़ी है और वह उसे टुकड़ों में कुचलने की कोशिश कर रहा है। यांग ये ने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी हथेली को पलटा और एक तलवार उसके हाथ में आ गई। उसी समय प्राचीन म्यान भी उसके हाथ में आ गया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली और फिर वह अचानक बगल की ओर मुड़ा और अपनी तलवार खींच ली जब पूंछ उसके पास आ गई। ओह! यांग ये की तलवार अजगर की पूंछ पर वार करते ही आसपास के पहाड़ों में तलवार की चीख गूंज उठी। पूंछ और तलवार हिंसक रूप से हिल गई और फिर यांग ये और पूंछ दोनों ही उड़ गए। लेकिन यांग ये की आकृति को हवा में कांपने और वहीं रुकने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि उसके पीछे की जगह थोड़ी सी टूट गई। वे अंतरिक्ष के नियमों द्वारा बनाई गई दरारें थीं जिनका उपयोग उसने उस ऊर्जा को दूर करने के लिए किया था जो उस पर काम कर रही थी। एक ही बार में सारी तकनीकें नष्ट कर देना। युवती अचानक बोली, बुरा नहीं है। यांग ये के चेहरे पर एक बहुत ही गंभीर भाव था।
वह एक ही वार में अजगर के हमले को नष्ट कर रहा था, लेकिन अजगर की ताकत वाकई बहुत ज्यादा थी। अगर उसके पास एपोच रियल बॉडी नहीं होती, तो न केवल उसका हमला पूंछ को उड़ा पाने में असमर्थ होता, बल्कि वह मारा भी जा सकता था। सौभाग्य से, जबकि अजगर की शारीरिक ताकत भयानक थी, यह पूरी तरह से उससे बेहतर नहीं थी। बेशक, यह मुख्य रूप से एपोच दायरे में उसके शरीर की वजह से था। अगर वह केवल तलवार दाव में अपनी उपलब्धियों पर निर्भर करता, तो उसके लिए अजगर के स्तर पर एक राक्षस जानवर से लड़ना पूरी तरह असंभव होता। वास्तव में, जहां तक यांग ये का सवाल है, अजगर के बारे में सबसे भयानक हिस्सा उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा थी। क्योंकि उसका पिछला हमला वास्तव में उसकी सुरक्षा को भेदने में असमर्थ था, और उसके हमले ने अजगर के तराजू पर केवल एक निशान छोड़ा था। बहुरंगी अजगर की आंखों में भी गंभीरता का भाव था। जाहिर है, वह यांग यी की ताकत से काफी हैरान था, खासकर तब जब उसके सामने का इंसान सिर्फ एक अर्ध सम्राट था। उनकी निगाहें आपस में टकराईं और फिर वे वहीं गायब हो गए। यांग ये की आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो अजगर की ओर बढ़ी। उसी समय तलवार भगवान की मुहर उसके माथे पर चमक उठी। जैसे ही ऐसा हुआ, उसकी तलवार से निकलने वाली चमक और भी अधिक चमकदार हो गई। अजगर की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी। उसका आकार हवा में सिकुड़ गया, और फिर वह एक छोटे पहाड़ की तरह लग रहा था, जैसे वह यांगी के हमले की ओर बढ़ रहा हो। इस बीच, युवती ने यांग ये के हाथ में मौजूद प्राचीन म्यान और यांग ये के माथे पर तलवार भगवान की मुहर पर नजर डाली, और फिर वह हंसी। उसके पास काफी खजाने हैं। आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी और अजगर से टकराए। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और फिर आदमी और अजगर दोनों उड़ गए। इस बार वे तुरंत 3 किलोमीटर दूर उड़ गए। यांग यी ने हवा में ही धीरे से खांसी, और फिर उसके मुंह के कोने से तुरंत खून की एक धार निकल पड़ी। यांग ये के मुंह के कोने से खून बहता देख जीर की पलकें झपक गईं और उसकी आंखों में बैंगनी चमक चमक उठी। जीर के बगल में बैठी युवती के चेहरे पर एक शांत भाव था। सिर्फ उसकी आंखें बार बार यांग ये के प्राचीन म्यान और तलवार भगवान की मुहर पर घूम रही थीं, और फिर उसके मुंह के कोनों पर एक अजीब सी मुस्कान उभर आई। यांग ये अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे चोटें लगी थीं, अजगर भी घायल हो गया था। उसके पेट पर कुछ दर्जन सेंटीमीटर चौड़ा घाव दिखाई दिया था। वहां के शल्क कटकर अलग हो गए थे और घाव से लगातार खून बह रहा था। पुनर्जन्म रैंक तलवार के इरादे और तलवार भगवान की मुहर द्वारा उसके हमलों को बढ़ाए जाने के बाद, यांग ये के लिए अजगर के बहुरंगी शल्कों की सुरक्षा को भेदना मुश्किल नहीं था। यांग ये ने अपने मुंह के कोने पर लगे खून को पोंछा और फिर अपना सिर उठाकर अजगर की तरफ देखा। अजगर भी उसे देख रहा था, और उसकी आंखों में एक भयंकर चमक के अलावा एक क्रूरता का निशान भी था। यांग ये ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की, और वह तुरंत अजगर पर टूट पड़ा। इस बार, उसने अजगर से सीधे टकराने का विकल्प नहीं चुना, बल्कि उसने चकमा देकर हमला करने का विकल्प चुना। क्योंकि जहां तक उसका सवाल था, इतना बड़ा राक्षस जानवर बेहद धीमा होना चाहिए। लेकिन वह निराश था। अजगर बिल्कुल भी धीमा नहीं था। खासकर जब उसने अचानक हमला किया, तो उसकी गति के कारण यांग ये के चेहरे पर भी बदलाव आ गया। ठीक इसी तरह, एक आदमी और एक अजगर ने लगभग 1 घंटे तक लड़ाई की। दोनों पक्ष बराबरी पर थे, लेकिन हर कोई अच्छी तरह से जानता था कि अगर लड़ाई जारी रही, तो यांग ये निश्चित रूप से धीरे धीरे वंचित स्थिति में आ जाएगा और यहां तक हार भी जाएगा। क्योंकि यांग ये सिर्फ एक अर्ध सम्राट था। उसके पास बहुत गहरी ऊर्जा नहीं थी। एक बार जब यह समाप्त हो गई, तो वह अजगर से लड़ने में सक्षम नहीं होगा। यही उसकी कमजोरी थी। यांग ये स्वाभाविक रूप से उस कमजोरी से वाकिफ था। इसलिए, जब उसने अजगर को पीछे धकेला, तो वह रुक गया और युवती की ओर देखा। आखिर तुम क्या चाहती हो? उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभरी। उसने जीर और स्ट्रोई की ओर इशारा किया, और फिर उसने प्राचीन म्यान और तलवार भगवान की मुहर की ओर इशारा किया। वे सब मुझे दे दो और मैं तुम्हें जीने देने पर विचार करूंगी। ठीक है, मैं केवल इस पर विचार करूंगी। अपनी उम्मीदें ऊंची मत रखो। आखिरकार, मेरा तुम्हारे ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं है। यांग ये का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने कुछ देर तक उसे देखा और फिर बोला, तुम सच में पागल हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी सांसें बर्बाद नहीं की। उसने अपने दिल में एक आदेश जारी किया, और उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी प्रकट हुई। पंख देखकर युवती की आंखें चमक उठी। तुम्हारे पास और भी खजाने हैं। कितने अफसोस की बात है। यह उस तलवार की म्यान और तुम्हारे माथे पर लगी उस चीज की तुलना में कहीं ज्यादा घटिया है। हालांकि, यह बहुत घटिया नहीं है। मैं इसके साथ कुछ मजा कर सकती हूँ। यांग ये ने उस पर अपनी सांसें बर्बाद करना जारी नहीं रखा। उसकी आकृति चमकी और मौके पर ही गायब हो गई। एक पल में, आसपास के क्षेत्र में अनगिनत प्रतिरूप प्रकट हुए। उन्होंने आसपास के क्षेत्र को घनीभूत कर दिया, और उनमें से कम 10,000 थे। हर एक प्रतिरूप वास्तविक लग रहा था, और यह एक बेहद भयानक दृश्य था। उसी समय, आसपास के क्षेत्र में प्रकाश की अनगिनत किरणें दिखाई दी। प्रकाश की किरणें एक दूसरे को काटती हुई एक जाल की तरह लग रही थीं।
दमन, संपूर्ण दमन। इस समय यांग ये की गति अजगर से कहीं ज्यादा थी और उसकी तलवार उसके बचाव को भेद सकती थी। इसलिए यांग ये की पूरी गति का सामना करने पर अजगर केवल निष्क्रिय रूप से मार खा सकता था। दुनिया की सभी चालों में से केवल गति ही ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। यह एक बहुत ही सटीक कथन था। यह देखकर युवती के मुंह के कोनों की मुस्कान धीरे धीरे ठंडी पड़ गई, क्योंकि अजगर दर्द से चिल्लाने और फुफकारने लगा था। यदि ऐसा ही चलता रहा तो भले ही अजगर की मृत्यु से बचा जा सके, फिर भी उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। युवती ने बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ने का प्रयास किया। इस बीच जीर ने अचानक कहा, हमारी राक्षस जाति निष्पक्ष लड़ाई पर जोर देती है। अगर तुम लड़ाई में शामिल होगे तो राक्षस जाति तुम्हें नीची नजर से देखेगी। युवती के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी। महान राक्षस कभी दूसरों के विचारों की परवाह नहीं करते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह वहीं गायब हो गई। एर के पास कहने को शब्द नहीं थे। अध्याय 1312 समय के नियम। जिस क्षण युवती मौके पर गायब हुई, यहाँ एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। यांग यी की छवियां और प्रकाश की किरणें मौके पर ही जम गई थीं, और फिर एक पल का सन्नाटा छा गया और फिर एक विस्फोट हुआ। सभी प्रकाश किरणें और छवियां नष्ट हो गईं। टकराना, एक दबी हुई कराह गूंजी और फिर यांग ये की आकृति उड़ गई। हालांकि उसे खुद को रोकने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने युवती की ओर देखा, जबकि उसकी आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखाई दी। उसने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और तुरंत अपनी तलवार को अपने माथे पर दबा लिया। एक पल बाद वह तुरंत प्रकाश के एक महीन धागे में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गया। एक विचार से मृत्यु का अंतिम संस्करण। उसने पंखों का इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि अगर उसने ब्लिंक का इस्तेमाल किया होता तो डेथ बाय अ थॉट का अंतिम संस्करण अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, लेकिन यह वास्तव में बहुत तेज होता। उसका शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। एक बार जब उसकी गति उसके शरीर की सीमा को पार कर जाती, तो यह उसके शरीर को तोड़कर अलग कर देती या यहाँ तक कि टुकड़े टुकड़े कर देती। यांग ये को अपनी ओर आते देख युवती का चेहरा शांत रहा और उसकी आंखों में ठंडक और उदासीनता थी। उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। एक पल में एक अजीब दृश्य सामने आया। यांग ये, जो बहुत तेज था, अचानक धीमा हो गया था। उसकी गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा जैसे असंख्य पहाड़ उस पर दबाव डाल रहे हों, और उसका हर कदम लगभग 2 सांसों का समय ले रहा था। यह कौन सी तकनीक है? यांग ये चकित था। इस समय चाहे वह अपनी तलवार की ऊर्जा, तलवार के इरादे या अपनी पीठ पर पंखों का कितना भी इस्तेमाल क्यों न करे, वह उस स्थिति को बदल नहीं सकता था जिसमें वह था। क्या तुम जानते हो कि यह क्या है? इस बीच युवती अचानक यांग ये की दिशा में धीरे धीरे चलने लगी। उसकी गति सामान्य थी, लेकिन यांग ये की गति धीमी और धीमी होती जा रही थी। वह चलते हुए बोली, यह समय का नियम है जिसे केवल शून्यवादी ही समझ सकते हैं। समय के नियमों को दुनिया के सभी नियमों में शीर्ष 5 में स्थान दिया जा सकता है। जब समय विपरीत दिशा में बहता है तो पुनर्जन्म रैंक तलवार का इरादा, शून्य रैंक खजाने या शून्य रैंक तकनीक सभी बेकार हो जाएंगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवती यांग ये के पास गई और उसे देखते हुए बोली, भले ही तुम बुरे नहीं हो, लेकिन तुम वास्तव में बहुत कमजोर हो। जब बैंगनी मिंक ने यांग ये को फंसते हुए देखा तो वह तुरंत उसकी ओर बढ़ी, लेकिन उसकी गति असाधारण रूप से धीमी हो गई थी। यह समय का नियम है। यांग ये ने युवती को देखा, लेकिन उसकी आवाज बेहद धीमी थी। उसने जवाब दिया, मैंने तुमसे कहा था। तो यह एक कानून है। यांग ये ने सिर हिलाया। एक पल बाद आसपास एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई और फिर यहाँ सब कुछ सामान्य हो गया। तलवार डोमेन। तलवार का क्षेत्र सभी कानूनों को दबा सकता था, और इसमें स्वाभाविक रूप से समय के नियम भी शामिल थे। युवती के समय के नियमों को दबा दिए जाने के बाद यांग ये ने अपनी सांस बिल्कुल भी बर्बाद नहीं की और तुरंत अपनी तलवार घुमाई। यह हमला पूरी तरह से नीचे तक फैल गया, लेकिन युवती गायब हो गई थी। यांग ये ने ऊपर देखा तो वह 300 मीटर दूर थी। तलवार का क्षेत्र। उसने उसे देखा और कहा, मैं भूल गई थी कि तुम्हारे पास तलवार का क्षेत्र है। कितना अकल्पनीय है। अर्ध सम्राट क्षेत्र में एक कूड़े के टुकड़े ने वास्तव में तलवार के क्षेत्र को समझ लिया है। क्या स्वर्ग अंधा है? ओह, स्वर्ग यहाँ मौजूद नहीं है। यांग ये ने उसे ठंडी निगाहों से देखा, जबकि उसके भीतर की गहरी ऊर्जा उमड़ पड़ी। उसकी ताकत बेहद भयानक थी, और अगर तलवार का क्षेत्र न होता तो वह खत्म हो जाता। यांग ये ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और पूछा, आपने कहा कि केवल शून्यवादी ही समय के नियमों को समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जितने भी शून्यवादी देखे हैं, उनमें से किसी ने भी इसे नहीं समझा है। युवती ठंडी हंसी हंस पड़ी, मैं तुम्हें जवाब क्यों दूं? ठीक है, ठीक है। यांग ये ने कंधे उचकाए, तुम ठंडे और बढ़िया हो। मैं अब और नहीं पूछूंगी, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें वैसे भी जवाब देने जा रही हूं। उसने ठंडे स्वर में कहा, जिन शून्यों से तुम मिले हो उन्हें केवल छद्म शून्य ही माना जा सकता है। केवल वे विशेषज्ञ जिन्होंने समय के नियमों को समझ लिया है उन्हें ही सच्चा शून्य माना जा सकता है।
तुम नहीं जानते इसका कारण यह है कि तुम्हारी साधना पर्याप्त नहीं है। समझे? यांग यी के पास कहने को शब्द नहीं थे। इस बीच युवती की नजर यांग यी के हाथ में पड़े पुराने म्यान पर पड़ी। मानव, उस म्यान के लिए तलवार कहाँ है? तुम क्या चाहती हो? यांग ये तुरंत सतर्क हो गया। शुरू से ही उसने देखा था कि वह बार बार उसके हाथ में पकड़े प्राचीन म्यान और उसके माथे पर तलवार भगवान की मुहर को देख रही थी। उसने जवाब दिया, तुम्हारी तलवार की म्यान बुरी नहीं है। तुम्हारे माथे पर जो चीज है वह भी बुरी नहीं है, लेकिन तुम्हारी तलवार की म्यान की तुलना में यह थोड़ी कमतर है। हालांकि यह अभी भी वास्तव में बुरी नहीं है। अगर तुम्हारी तलवार की म्यान में तलवार होती तो यह असाधारण होती। ठीक है, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूं वह यह है कि मुझे तुम्हारी हर चीज पसंद आ गई है, जिसमें स्पेटियल मिंक और स्प्राइट लॉर्ड भी शामिल हैं। मुझे वे सभी पसंद आ गए हैं, इसलिए जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। यांग यी अवाक रह गया। इस बीच उसने कहा, ठीक है, मुझे आपकी हर चीज पसंद आ गई है, आपके अलावा। यांग ये ने गले में कुछ अटका कर कहा, तो तुमने अभी जो कहा है उसके आधार पर तुम्हें मेरे पास मौजूद हर चीज पसंद आ गई है, और मुझे वह तुम्हें दे देना चाहिए, है न? उसने सवाल करते हुए जवाब दिया, क्या ऐसा ही नहीं होना चाहिए? तुम अजेय हो। यांग ये ने उसे अंगूठा दिखाया क्योंकि उसे वाकई लगा कि वह अजेय है। वह अभिनय नहीं कर रही थी और उसे वाकई लगा कि चूंकि उसे यह सब पसंद आ गया है, इसलिए यांगे को उसे सब कुछ दे देना चाहिए। वह जो कुछ भी बोलती और करती थी, वह सब कुछ स्वाभाविक था। तो उसकी यह मानसिकता कितनी बढ़िया थी। युवती की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है ना? यांग ये मुस्कुराई, मैं तुम्हें सब कुछ देने के बाद भी शायद तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? युवती ने कहा, यह असंभव है, क्योंकि जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता। यांग ये ने अपनी हथेली पलटी और उसकी मुट्ठी में एक रक्त लाल तलवार दिखाई दी। मुझे लगता है कि जो मेरा है उसे कोई नहीं ले सकता। युवती ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी दाहिनी हथेली को घुमाया और वहां एक सुनहरी लौ प्रकट हुई। जैसे ही यह उसकी हथेली पर दिखाई दी, आसपास का तापमान तुरंत तेजी से बढ़ गया। उसी समय उसके आसपास का स्थान वास्तव में गर्म होने लगा, मानो वह आग की लपटों को सहन नहीं कर सकता। खतरा, अत्यधिक खतरा। यांग यी के चेहरे पर बहुत ही गंभीर भाव थे। उसके हाथ में तलवार को ज्वाला से खतरा महसूस हो रहा था, और वह लगातार कांप रही थी। एक प्राकृतिक खजाना। यांग ये जानती थी कि उसकी हथेली में जो ज्वाला थी, वह नेदर घोस्ट फ्लेम की तरह थी, और यह एक प्राकृतिक खजाना भी था। हालांकि यह नेदर घोस्ट फ्लेम से अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। युवती यांग ये को देखती रही, जबकि उसकी हथेली में आग की लपटें घूमने लगीं। इस बीच यांग ये के चेहरे पर एक सतर्क भाव दिखाई दिया, जबकि तलवार भगवान की ढाल उसके माथे पर चमक उठी। अचानक स्ट्रोई की आकृति जीर के कंधे पर चली गई। उसने अपना सिर जीर के चेहरे पर हल्के से रगड़ा, और फिर उसने अपनी नींद भरी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसने बाईं और दाईं ओर देखा और फिर उसकी नज़र युवती की हथेली पर लगी सुनहरी लौ पर टिक गई। जैसे ही ऐसा हुआ, उसकी आंखें चमक उठीं और फिर उसने अपने होंठ चाटे। युवती की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब उसने देखा कि स्ट्रोई सुनहरी लौ को घूर रही है, और फिर यांग ये ने आश्चर्य से देखा कि उसने सुनहरी लौ को दूर रख दिया। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं और फिर उसने उस युवती पर अपने पंजे हिलाने शुरू कर दिए। यांग ये ने स्ट्रोई को समझ लिया। वह युवती से कह रही थी कि लौ छोड़ दे। यांग ये को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। लगता है स्ट्रोई को उस ज्वाला से डर नहीं लगता। शायद यह कहा जाना चाहिए कि युवती को स्ट्रोई से वाकई डर लगता था। क्या स्ट्रोई उस ज्वाला के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम है? युवती ने स्पष्ट रूप से समझ लिया था कि स्ट्रोई क्या कह रहा था, और उसके चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हो गया। जब युवती ने उसे अनदेखा किया तो स्नो स्पष्ट रूप से काफी चिंतित थी। वह तुरंत यांग यी के कंधे पर चढ़ गई, और फिर अपने पंजे फिर से लहराने से पहले युवती की ओर इशारा किया। यांग यी का चेहरा झटका खा गया क्योंकि स्ट्रोई वास्तव में उसे इसे जब्त करने के लिए कह रही थी। यांग यी के शांत रहने पर स्ट्रोई और भी चिंतित हो गई। उसने अपना पंजा यांग ये की गर्दन के चारों ओर लपेटा और लगातार अपना सिर उसकी ठुड्डी पर रगड़ा। हालांकि उसका दूसरा पंजा अभी भी युवती की ओर इशारा कर रहा था, जबकि वह उसे लगातार हिला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह यांग ये से कह रही थी कि जल्दी से लौ को उससे दूर कर दे। यांग ये ने स्ट्रोई को बिगड़ल बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए देखकर जोर से हंसा। आखिरकार उस युवती से निपटना आसान नहीं था। उससे आग छीन लो। जहां तक उसका सवाल था, यह बहुत अच्छा होगा अगर वह अपने खजाने को छीने जाने से रोक सके। भले ही वह उसे उससे छीन नहीं सकता था, यांग ये को कुछ एहसास हुआ था, और वह यह था कि स्ट्रोई लॉ के लिए खतरा पैदा करने में सक्षम थी। आखिरकार स्ट्रोई बेहद डरपोक थी, और वह किसी भी खतरनाक चीज के पास बिल्कुल नहीं जाती थी। फिर भी अब वह यांग ये से उस लॉ को जब्त करने के लिए कह रही थी, इसलिए यह साबित हुआ कि लॉ उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। इसके अलावा यह उसके लिए मददगार भी थी। अन्यथा वह इतनी उत्साहित और प्रसन्न नहीं होती।
युवती भी यह बात अच्छी तरह समझती थी, इसलिए जब उसने स्ट्रोई को जागते देखा तो उसने निर्णायक रूप से लॉ को छिपा दिया। यांग ये ने स्ट्रोई के सिर को सहलाया और कहा, तुम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। स्ट्रोई ने यांग यी की ओर देखा, पलकें झपकाईं, और ऐसा लगा जैसे पूछ रही हो कि ऐसा क्यों हो रहा है। यांग ये ने युवती की ओर अपनी ठोड़ी उठाए और कहा, बहुत मजबूत। वह झूठ नहीं बोल रहा था। भले ही उसने अब तक केवल एक ही हमला किया था, लेकिन सिर्फ वह हमला ही काफी था। इसके अलावा युवती अजीब और रहस्यमयी थी। संक्षेप में, वह बेहद खतरनाक थी। इसके अलावा उसके बगल में एक और वोइडर रियल दानव जानवर था। यह एक ऐसा अस्तित्व था जो 10,000 टांगों वाले सेंटीपीड से कमजोर नहीं था। स्ट्रोई ने मुड़कर युवती की ओर देखा, पलकें झपकाईं और फिर अचानक अपना मुंह खोला और हल्की सांस ली। यांग यी और बाकी लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि अचानक उसके अंदर से एक ज्वाला निकली। ज्वाला वही सुनहरी ज्वाला थी जो पहले थी। जैसे ही वह उसके अंदर से निकली, स्ट्रोई की आंखें तुरंत चमक उठी, और फिर उसने और भी जोर से सांस ली। इसके अलावा, सुनहरी लौ पागलों की तरह कांप रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे उसका सामना किसी भयानक चीज से हुआ हो। उसी समय, यांग ये ने देखा कि सुनहरी लौ थोड़ी मंद हो गई थी। स्ट्रोई की आंखें उत्साह से भरी थीं जबकि वह और भी जोर से सांस ले रही थी। यांग यी अपनी आंखों के सामने का दृश्य देखकर अवाक रह गया। अध्याय 1313 राजा। यांग यी यह महसूस करने में सक्षम था कि सुनहरी लौ के भीतर की ऊर्जा स्ट्रोई द्वारा अवशोषित की जा रही थी। इस बीच, यांग यी को अचानक याद आया कि स्ट्रोई को शुद्ध ऊर्जा को अवशोषित करना पसंद है, और प्राकृतिक खजाने सभी प्रकार की शुद्ध ऊर्जा से संघनित होते हैं। दूसरे शब्दों में, ऊर्जा से संघनित कोई भी चीज, यहां तक कि प्राकृतिक खजाने भी, स्ट्रोई द्वारा अवशोषित किए जा सकते हैं। इसके बारे में सोचना ही भयावह था। अगर यह सच में वैसा ही है जैसा मैं सोचती हूँ, तो क्या स्ट्रोई थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं होगी? वह ऊर्जा से बने सभी प्राणियों के लिए एक प्रतिरूप है। अचानक, युवती ने सुनहरी लौ को पकड़ लिया, और फिर उसे वापस रख दिया। उसके बाद, उसने अपनी आंखों में गंभीरता के भाव के साथ स्ट्रोई को देखा। पहली बार यांग ये ने उसकी आंखों में गंभीरता देखी। जब उसने पहले भी स्वॉर्ड डोमेन का इस्तेमाल किया था, तब भी उसने उसकी आंखों में सिर्फ आश्चर्य देखा था। लेकिन अब, उसने उनमें गंभीरता देखी थी। युवती को स्ट्रोई की पृष्ठभूमि के बारे में स्पष्ट जानकारी थी और यह निश्चित रूप से अत्यंत भयावह था। स्ट्रोई उस युवती को आग की लपटों को छिपाते हुए देखकर दंग रह गई और फिर वह क्रोधित हो गई। उसने युवती को गुस्से से घूरते हुए अपने छोटे छोटे पंजों को कस लिया और वह लगातार अपने दांत पीसती रही। ऐसा लग रहा था कि वह युवती पर हमला करके उससे लड़ना चाहती है। युवती ने स्ट्रोई की ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी, और फिर अपनी हथेली पलटी। उसकी हथेली पर एक बैंगनी फल दिखाई दिया और उसने कहा, इसके बजाय यह ले लो। फल का आकार लगभग एक वयस्क के सिर के बराबर था, तथा यह पूरी तरह से बैंगनी रंग का था तथा गतिशील प्रकाश की हल्की किरणों से ढका हुआ था। जैसे ही युवती ने फल वापस लिया, बहुरंगी अजगर की नजर तुरंत फल पर टिक गई, और उसमें ईर्ष्या की झलक दिखाई दी। स्ट्रोई की नजर बैंगनी फल पर पड़ी। जैसे ही उसने फल देखा, उसने पलकें झपकाईं और फिर धीरे धीरे अपने कसकर बंद किए हुए पंजों को ढीला किया। अंत में, उसने अपना पंजा हल्के से हिलाया, और वह उसके पास तैरकर आ गया। स्ट्रोई ने उसे देखते हुए अपने होंठ चाटे और उसे निगलने ही वाली थी। हालांकि, वह अचानक रुक गई, और फिर उसने मुड़कर यांग ये और जीर दोनों को देखा। उसने अपनी पलकें झपकाईं और फिर फल को अपनी बाहों में लेकर उनके सामने तैरने लगी। उसके बाद, उसने फल को एक पंजे में पकड़ लिया और दूसरे पंजे से उनकी ओर इशारा किया, और उसने एक शानदार मुस्कान बिखेरी। यांग ये और जीर ने एक दूसरे को देखा और उनके दिलों में गर्माहट महसूस हुई। यांग ये ने स्ट्रोई के सिर को धीरे से सहलाया और फिर उसने फल को देखा। उसके बाद, उसके हाव भाव बदल गए। उसने सोचा था कि फल सम्राट रैंक पर था, लेकिन वह गलत था। यह सम्राट रैंक पर नहीं था, यह शून्य रैंक पर था। शून्य रैंक पर एक प्राकृतिक खजाना। कोई आश्चर्य नहीं कि स्ट्रोई को यह इतना पसंद है। यांग ये ने युवती को देखा। क्या वह थोड़ी ज्यादा उदार नहीं है? उसने ऐसे ही एक शून्य रैंक का फल दे दिया। यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबा लिया और स्ट्रोई को देखा जो लगातार फल को उसकी ओर धकेलने की कोशिश कर रहा था। यांग ये ने हंसते हुए स्ट्रोई के सिर को धीरे से सहलाया, तुम खुद ही ले लो। मुझे यह नहीं चाहिए। हालांकि इससे उसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी, लेकिन वह इतना भी मूर्ख नहीं था कि स्ट्रोई के खाने में से हिस्सा ले ले। यह कुछ ऐसा था जो युवती ने स्ट्रोई को दिया था, न कि उसे। अगर वह इसे खा लेता तो युवती उसे नीची निगाहों से देखती। लेकिन स्ट्रोई ने अपना सिर हिलाया और फल को यांग ये और जी एर की ओर बढ़ा दिया। यांग ये बोलने ही वाली थी कि जी एर ने फल ले लिया। उसने अपना हाथ थोड़ा हिलाया और फल को दो हिस्सों में बांट दिया। उसने आधा हिस्सा स्ट्रोई को दिया और कहा, इसे खा लो। हम बाद में खा लेंगे। स्ट्रोई ने पलकें झपकाईं, सिर हिलाया और फिर आधे हिस्से को अपने पंजों में लेकर उसे काटना शुरू कर दिया। उसे वह आधा हिस्सा खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक बार जब वह खत्म हो गई, तो
तो उसने अपने पंजे चाटे और ऐसा लगा कि वह संतुष्ट नहीं है। यांग यी के मुंह के कोने फड़क उठे। यह आदमी तो बहुत पेटू है। फल खाने के बाद स्ट्रोई यांग यी के कंधे पर चढ़ गई, उसके चेहरे पर अपना सिर रगड़ा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे नींद आने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये अवाक रह गया। इस बीच युवती ने अचानक पूछा, यह तुम्हारे साथ क्या कर रहा है? यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, भाग्य। यह वास्तव में भाग्य ही था जिसने उन्हें एक साथ लाया था। युवती ने पूछा, क्या आप जानते हैं वह क्या है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। युवती के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई और उसकी हंसी उपहास से भरी हुई थी। यांग ये का चेहरा तब काला पड़ गया जब उसने उसकी हंसी सुनी। वह वास्तव में उससे बहुत परेशान था। अगर यह सच न होता कि उसे हराने की अपनी क्षमता पर वाकई भरोसा नहीं था, तो वह निश्चित रूप से उसे पीटता। वह वास्तव में क्या है? जीर ने पूछा। उसे एहसास हो गया था कि यांग यी और उस युवती के बीच बिल्कुल भी बनती नहीं थी, इसलिए उनके लिए सामान्य रूप से बात करना असंभव था। युवती ने स्ट्रोई की ओर देखा जो गहरी नींद में सो रही थी, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई और फिर बोली, बड़ी दुनिया में एक कहावत है, स्वर्ग ने जिन असंख्य प्राणियों को जीवन दिया है, उनमें से स्प्राइट लॉर्ड सर्वोच्च है। वह एक स्प्राइट लॉर्ड है। एक बार जब वह थोड़ी बड़ी हो जाती है, तो वह महाद्वीप की सारी आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत चूस सकती है। अगर वह वयस्क हो जाती है, तो वह पूरे तारकीय क्षेत्र की आध्यात्मिक ऊर्जा को तुरंत चूस सकती है। यांग ये का शरीर अकड़ गया और जी एयर भी स्तब्ध रह गया। पूरे महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा को एक पल में अवशोषित करने का क्या मतलब था? यह पूरे महाद्वीप की आध्यात्मिक ऊर्जा थी। अगर वह वास्तव में पूरे महाद्वीप में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकती थी, तो यह महाद्वीप को तुरंत नष्ट करने के बराबर था। जहां तक किसी तारकीय क्षेत्र में आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने की बात है, तो यह अनगिनत दुनियाओं को नष्ट करने के बराबर था। यांग ये ने गला साफ किया और अपना सिर घुमाकर स्ट्रोई की तरफ देखा। वह छोटा सा लड़का इतना शक्तिशाली बन सकता है। उसकी असली क्षमता उससे कहीं ज्यादा भयानक है जो मैंने अभी बताया है। इस बीच युवती ने कहा, मानव, यह तुम्हारा सौभाग्य है कि वह तुम्हारा पीछा कर रही है, लेकिन यह तुम्हारा दुर्भाग्य भी है। यांग ये हैरान था, क्यों? युवती ने उत्तर दिया, क्योंकि बहुत से लोग तुम्हें मारना चाहेंगे, जिनमें मैं भी शामिल हूं। बोलते समय उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और हमला करने ही वाली थी। यांग ये की पलकें झपक गईं। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह हमला करेगी। यांग ये स्वाभाविक रूप से वहां खड़े होकर मौत के आने का इंतजार नहीं करेगा और उसके भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। अचानक आकाश में एक आवाज गूंजी, छोटे मोह, उन्हें मुझसे मिलने आने दो। यह एक महिला की आवाज थी। आवाज सुनकर युवती के माथे पर हल्का सा बल पड़ गया और यह स्पष्ट था कि वह आवाज के अनुसार करने को तैयार नहीं थी। लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने यांग यी को बस ठंडी निगाह से देखा और कहा, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरा है। यह सब मेरा है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और बहुरंगी अजगर तुरंत एक छोटे सांप में बदल गया जो उसकी बांह पर लिपट गया और फिर उसकी आकृति दूर गायब हो गई। जिया ने धीरे से कहा, क्या हमें चलना चाहिए? बेशक। यांग ये ने गहरी सांस ली। उसकी पोल खुल चुकी थी। भागना? वह क्यों भागेगा? आवाज के मालिक का उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। अन्यथा आसपास के वोइडर दायरे के राक्षस जानवर उस पर झपट्टा मार देते। इसके अलावा वह यह पता लगाना चाहता था कि क्या यह मानव जाति का कबीला था जो कुछ साजिश रच रहा था, या क्या राक्षस जाति वास्तव में मानव जाति पर हमला करने का इरादा रखती थी। यांग ये ने जी एयर का हाथ थामा और युवती का पीछा किया। यांग ये को नहीं पता था कि युवती जानबूझकर ऐसा कर रही थी या नहीं, लेकिन उसकी गति इतनी तेज थी कि वह यांग ये और जी एयर को लगभग झटक कर दूर चली गई। सौभाग्य से यांग ये के पास ब्लिंक था, अन्यथा वह वास्तव में उन्हें बहुत पीछे छोड़ सकती थी। अनगिनत पर्वत श्रृंखलाओं को पार करने के बाद आखिरकार एक विशाल शहर उनकी नजरों के सामने आया। शहर बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। सिर्फ शहर की दीवारें 3 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची थीं और वे कई पहाड़ों से भी बड़ी थीं। यांग ये ने धीरे से कहा, राक्षस जाति का भी वास्तव में एक शहर है। जिया ने कहा, मानव जाति बहुत होशियार है। उनके शरीर राक्षस जाति से अतुलनीय हैं, लेकिन वे कई अन्य पहलुओं में राक्षस जाति से बहुत बेहतर हैं। उदाहरण के लिए औषधीय गोलियां, शहर, संरचनाएं और कई अन्य चीजें। इसलिए राक्षस जाति ने अंत में मनुष्यों से सीखा, लेकिन यह काफी मुश्किल था। आखिरकार राक्षस जानवरों की प्रकृति को बदलना मुश्किल है। हालांकि यहाँ के राक्षस जानवरों ने स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से सीखा है। यांग ये ने सिर हिलाया। राक्षस जानवर भयानक नहीं था, लेकिन एक सुसंस्कृत राक्षस जाति भयानक थी। उन्होंने रास्ते भर दूर से कुछ राक्षस जानवरों को देखा था। वे सभी बहुत अनुशासित थे और रेडियंट आयाम के पाइन प्रांत में राक्षस जाति से बिल्कुल अलग थे। राक्षस जाति की समग्र शक्ति मनुष्यों से बेहतर थी। यदि वे एकजुट होते और शिष्य होते, तो मानव जाति को राक्षस जाति के सामने कोई और लाभ नहीं होता।
चलो चलें। यांग ये शहर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ा और अपने साथ जी एर को भी ले आया। शहर के दरवाजे खुले थे और वहां कोई राक्षस जानवर पहरा नहीं दे रहा था। इसलिए यांग ये ने जीर को शहर में ले गया। यह बहुत बड़ा था, बिल्कुल विशाल। शहर में बहुत कम इमारतें थीं और आसपास भी बहुत कम इमारतें थीं। इसलिए शहर बहुत विस्तृत था, एक विशाल मैदान की तरह। यांग ये ने आसपास के माहौल पर नजर डाली और फिर जीर के साथ आगे बढ़ गया। रास्ते भर राक्षस जानवर थे जो कभी कभी उन पर नजर डालते थे, लेकिन वे केवल यांग ये के समूह पर नजर डालते थे और आगे नहीं बढ़ते थे। उन्हें एक महल दिखने में ज्यादा समय नहीं लगा। अचानक दूर से एक काली छाया चमकी और यांग ये और जी एर के सामने आ गई। टकराना, पूरी जमीन जोर से हिल गई। यांग ये और जीर ने हिलना बंद कर दिया। उनके सामने एक मजबूत आदमी प्रकट हुआ था। उसका शरीर बहुत मजबूत था और यांग ये की लंबाई से कम 2 गुना था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर मांसपेशियों से ढका हुआ था और ताकत से भरा हुआ था। उस मजबूत आदमी की नजर यांग ये पर पड़ी। एक पल बाद वह वहीं गायब हो गया और जब वह यांग ये के सामने था तो उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई। उसके बाद एक मुट्ठी यांग ये की ओर गिरी। यांग ये की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और फिर स्वर्ग का कब्र का पत्थर उसकी मुट्ठी में दिखाई दिया, इससे पहले कि वह उसे घुमाता। टकराना, यांग ये की तलवार हिंसक रूप से हिली जब वह लगभग 10 कदम पीछे हट गया। जहां तक मजबूत आदमी की बात है, वह 30 मीटर से अधिक पीछे चला गया था। मजबूत आदमी की आंखों में एक भयंकर चमक उठी और वह फिर से हमला करने वाला था। हालांकि यांग ये मौके पर ही गायब हो गया और जब वह मजबूत आदमी के सामने था तब उसकी आकृति फिर से प्रकट हुई। उसी समय एक तलवार मजबूत आदमी के माथे पर दबा दी गई। उस मजबूत आदमी का शरीर तुरंत अकड़ गया और वह अपनी एक भी मांसपेशी हिलाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस बीच महल के अंदर से एक आवाज गूंजी, अरे यार, मैंने तुमसे कहा था। चाहे वह मानव जाति हो या राक्षस जाति, युवा पीढ़ी में कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अब तुम मेरी बात पर यकीन करो, है न? मजबूत आदमी ने यांग ये की ओर मुट्ठी बांधी और फिर एक तरफ चला गया। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर वह जी एर को महल में ले गया। महल के हॉल में केवल एक ही महिला थी और यांग ये उसे देखते ही दंग रह गई। यह कैसे संभव हो सकता है? अध्याय 1314 सभी मनुष्यों को मार डालो। यांग ये और जीर के सामने हरे रंग की पोशाक में एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। उसकी शक्ल से लगता था कि वह 30 साल की होगी। उसकी भौहें विलो पत्ती के आकार की थीं, आंखें बादाम के आकार की थीं, त्वचा जेड जैसी सफेद थी और उसका व्यवहार उदासीन और सुंदर था। उसका फिगर काफी सुडौल था और उसकी हर हरकत में एक अवर्णनीय रूप से महान और गरिमा में आभा थी। उसके सामने कुछ पौधे थे। उसका दाहिना हाथ उसके सामने एक शुद्ध सफेद फूल पर सपाट रखा हुआ था और उसकी हथेली से फूल की ओर गहन ऊर्जा के धागे लगातार बरस रहे थे। गहन ऊर्जा, उसमें अत्यंत ऊर्जा थी। वह मानव थी। राक्षस जानवरों में स्वाभाविक रूप से कोई गहन ऊर्जा नहीं होती, लेकिन वास्तव में उसके पास थी। दूसरे शब्दों में, वह कोई राक्षस जानवर नहीं बल्कि एक इंसान थी। यही कारण था कि यांग ये को झटका लगा। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है। सुंदर महिला अचानक बोली, कोई भी तुम्हारी उत्पत्ति के बारे में नहीं जानता और वे केवल इतना जानते हैं कि तुम अचानक डार्क हेल कॉन्टिनेंट में प्रमुखता से उभरे। इसके अलावा जिस गति से तुम प्रमुखता से उभरे वह जियान वूजी से भी अधिक थी। जहां तक तुम्हारी प्राकृतिक प्रतिभा का सवाल है, यह जियान वूजी के बराबर या उससे भी बेहतर है। वर्तमान में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मानव जाति या राक्षस जाति की युवा पीढ़ी है, कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं, यह केवल युवा पीढ़ी ही नहीं है, यहाँ तक कि पुरानी पीढ़ी में भी 5 से अधिक ऐसे लोग नहीं हैं जो तुम्हें निश्चित रूप से हरा सकें। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, तुम एक इंसान हो। उसने उसकी ओर देखा और उसके मुंह के कोनों पर एक मुस्कान उभर आई, मैं भी इंसान ही हूं। हम दोनों एक जैसे हैं। यांग ये ने पूछा, क्यों? वह मुस्कुराई, एक गहरे नीले फूल के पास गई और फिर उस पर अपनी हथेली रख दी। उसकी हथेली से गहरी ऊर्जा रिसकर फूल में समा गई। कुछ क्षण बाद उसने कहा, यह काफी लंबी कहानी है, इसलिए मैं इसे संक्षेप में बताती हूँ। मैं युवा और अज्ञानी थी और मैंने राक्षस जाति के केंद्रीय क्षेत्र की यात्रा की और लगभग अपनी जान गंवा दी। सौभाग्य से मेरे पति, राक्षस जाति के अंतिम राजा ने मुझे बचा लिया। बस ऐसे ही मैंने राक्षस जाति में विवाह कर लिया और उसकी महारानी बन गई। हाँ, राक्षस जाति की महारानी बनना आसान नहीं है, लेकिन आपको यह सब समझाना जरूरी नहीं है। आखिरी राजा। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं, आपके पति अब राजा नहीं हैं। एक क्षण के लिए उसका हाथ अकड़ गया, लेकिन उसे सामान्य होने में अधिक समय नहीं लगा, वह चला गया है। यांग ये अवाक रह गया। उन्होंने कहा, यह बहुत सामान्य बात है। जो कोई भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता, वह एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। यांग ये ने पूछा, आप नए राजा हैं? वे मुझे महारानी कहकर संबोधित करना पसंद करते हैं। वह मुस्कुराए, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं।
यांग ये कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, मैं किसी बात को लेकर उलझन में हूँ। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर नी कबीले ने कहा है कि यह राक्षस जाति है जो मानव जाति पर हमला करना चाहती है। क्या यह सच है? उसने जवाब दिया, अगर यह सच है तो क्या हुआ? अगर यह झूठ है तो क्या हुआ? यांग ये ने जवाब दिया, अगर यह झूठ है तो मैं अपने लोगों को लेकर चला जाऊंगा। अगर यह सच है, वह मुस्कुराई, अगर यह सच भी हो तो भी आप कुछ नहीं बदल सकते, है ना? अगर आपको 5 साल दिए जाएं, तो शायद आप बदल सकते हैं। फिर भी, अगर मैं ईमानदारी से कहूं, तो अपनी कबीले या मेरी राक्षस जाति के लिए कोई खतरा नहीं है। कम से कम, अभी के लिए तो आप एक नहीं हैं। यांग ये चुप हो गई क्योंकि वह झूठ नहीं बोल रही थी। अगर दानव जाति वास्तव में मानव जाति पर हमला करना चाहती थी, तो क्या वह दानव जाति को कुचल सकता था? क्या यह संभव भी था? तलवार आत्मा और क्यूओंग क्यूई की मदद के बावजूद भी यह असंभव था। वह एक इंसान था, भगवान नहीं। इस बीच, सुंदर महिला ने कहा, नी कबीले ने कहा कि मेरी राक्षस जाति मानव जाति पर हमला करने का इरादा रखती है। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया कि क्यों? यांग ये ने अपना सिर हिलाया। वह मुस्कुराई, बेशक वे ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि मेरी राक्षस जाति ने कभी भी मानव जाति पर हमला करने का विचार नहीं किया। नहीं, हमारे मन में पहले कभी ऐसा विचार नहीं आया था, लेकिन अब हम इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, महारानी, एक सीधा साधा व्यक्ति हूँ, और मुझे गोलमोल बातें करना पसंद नहीं है। आपकी राक्षस जाति की ताकत का पता लगाने के अलावा, मैं यहाँ एक और कारण से आया हूँ, और वह यह पता लगाना है कि क्या राक्षस जाति वास्तव में मानव जाति पर हमला करने का इरादा रखती है, यानी कबीले के पास कोई और उद्देश्य है। मैं नहीं चाहता कि मेरे अधीनस्थों और मुझे तोप के चारे की तरह इस्तेमाल किया जाए और उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए। कृपया मुझे सच बताएं। उसने उसकी ओर देखा, थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, और फिर बोली, राक्षस जाति के पास एक अनमोल खजाना है। यह कुछ ऐसा था जिसे जियानगुजी इस दुनिया के बाहर से यहाँ लाया था, और राक्षस जाति ने उसकी मृत्यु के बाद इसे प्राप्त किया। हालांकि, यह उस समय पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। इसलिए, यह वास्तव में किसी काम का नहीं था। फिर भी, अब यह बड़ा हो गया है और परिपक्वता की कगार पर है। ओह, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गई, यह किसी को शून्य क्षेत्र की बेड़ियों को तोड़ने और उच्च क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करने का मौका है। यांग यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। शून्य क्षेत्र से ऊपर एक क्षेत्र। शून्य क्षेत्र से ऊपर के क्षेत्र को प्राप्त करना यांग यी के लिए वास्तव में आकर्षक नहीं था। क्योंकि वह केवल एक अर्ध सम्राट था, इसलिए यह उससे बहुत दूर था। लेकिन पूरे महाद्वीप में शून्य क्षेत्र में उन बूढ़े लोगों के लिए मना करना निश्चित रूप से असंभव था। शून्य क्षेत्र इस दुनिया की सीमा थी। दूसरे शब्दों में, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन था, शून्य क्षेत्र प्राप्त करने पर केवल मृत्यु ही प्रतीक्षा कर रही थी। हजारों साल की साधना के बाद भी, किसी को मिट्टी में वापस लौटना पड़ता है। क्या कोई ऐसा भाग्य भुगतने को तैयार होगा? क्या कोई? फिर भी, अब एक खजाना था जो किसी को शून्य क्षेत्र से आगे बढ़ने में मदद कर सकता था। तो, वे इसे प्राप्त करने की कोशिश करने से खुद को कैसे रोक सकते थे? नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि अनगिनत लोग इसे प्राप्त करने के लिए कुछ भी करने से नहीं चुकेंगे। अगर दानव साम्राज्य झूठ नहीं बोल रही थी, तो नी कबीले की हरकतें समझ में आती हैं। नी कबीले को वह खजाना चाहिए था, लेकिन सिर्फ नी कबीले की ताकत दानव जाति का विरोध करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए, उन्होंने पूरी मानव जाति के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया। संक्षेप में, नी कबीले पूरी मानव जाति का उपयोग करके उस खजाने को प्राप्त करना चाहते थे जो दानव जाति के पास था। इसे प्राप्त करने के लिए, नी कबीले ने पूरी मानव जाति को एक कोने में धकेलने में संकोच नहीं किया था। यांग ये ने गहरी सांस ली और कहा, मेरे पास एक और सवाल है। भले ही नी कबीले की ताकत बहुत भयानक है, लेकिन यह राक्षस जाति से लड़ने के लिए अपर्याप्त होनी चाहिए। यह सिर्फ नी कबीले की ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति की ताकत भी राक्षस जाति से कमतर होनी चाहिए। हालांकि, उन्होंने फिर भी यह निर्णय लिया। क्या वे जोखिम उठा रहे हैं, या उनके पास कोई तुरुप का पत्ता है? दोनों। उसने उदासीनता से कहा, सबसे पहले, आपने नी कबीले की ताकत को कम करके आंका है। यह एक प्राचीन कबीला है, और इसके संसाधन और भंडार बहुत गहरे हैं। भले ही मानव जाति के अन्य विशेषज्ञों के उनके पक्ष में शामिल होने के बाद भी उनकी समग्र शक्ति कम है, लेकिन यह राक्षस जाति से बहुत कम नहीं है। इसके अलावा, थोड़ा कमतर होने का उल्लेख नहीं करना, वे शायद जोखिम उठाएंगे भले ही हमारी शक्तियों के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो। इसके लिए लड़ना मतलब होगा कि उनके पास अभी भी एक मौका है, लेकिन अगर वे इसके लिए नहीं लड़े, तो वे केवल मौत के आने का इंतजार कर सकते हैं। यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, अन्य लोग नी कबीले के उद्देश्य के बारे में नहीं जानते हैं। वह हंसी, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में मुझे चिंतित होना चाहिए। मुझे बस इतना पता है कि एक बार जब वे मेरी राक्षस जाति के क्षेत्र में कदम रखते हैं, तो यह मेरी राक्षस जाति के लिए युद्ध की घोषणा है। उस समय, राक्षस जाति आक्रमणकारियों को मारने के लिए कुछ भी करने से नहीं चूकेगी।
इसके अलावा हम स्वर्ग स्तंभ शिखर को नष्ट कर देंगे, मार्च करेंगे और घूंघट क्षेत्र में सभी मनुष्यों को मार देंगे। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई, क्योंकि उसके चेहरे पर अभी भी मुस्कान थी, लेकिन उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि वह मजाक नहीं कर रही थी। अगर मानव जाति ने हमला करने की हिम्मत की, तो वह निश्चित रूप से वैसा ही करेगी जैसा उसने कहा था। यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर कहा, आप भी एक इंसान हैं। उसे लगा कि उसे मानव जाति की ओर से बोलना चाहिए। मानव जाति में एक कहावत है। वह मुस्कुराई, आप वही हैं जिससे आप शादी करते हैं। मैंने राक्षस जाति में शादी की है, इसलिए मुझे राक्षस जाति का सदस्य माना जाता है। इसके अलावा राक्षस जाति मेरे पति के लोग हैं। चूंकि वे मेरे पति के लोग हैं, इसलिए वे मेरे लोग हैं और मैं उनके लिए सोचने के लिए जिम्मेदार हूं और कर्तव्य से बंधी हूं। जैसा कि मैंने कहा है, अगर मानव जाति ने हमला करने की हिम्मत की, तो राक्षस जाति निश्चित रूप से मानव जाति का सफाया कर देगी। खरपतवारों को हमेशा जड़ से उखाड़ना चाहिए, है ना? यांग ये ने गंभीरता से कहा, राक्षस जाति को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। यह अपरिहार्य है। उसने आगे कहा, इसके अलावा एक बार जब मनुष्य नष्ट हो जाएंगे, तो महाद्वीप पर केवल राक्षस जाति ही बचेगी। इसलिए राक्षस जाति को ठीक होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यांग ये ने पूछा, क्या आपको इतना भरोसा है कि यह राक्षस जाति ही होगी जो मानव जाति को कुचलेगी, न कि मानव जाति राक्षस जाति को कुचलेगी? वह हंसी, अगर मानव जाति सच में एकजुट है, तो हम में से प्रत्येक के पास जीतने का 50% मौका होगा। लेकिन क्या मानव जाति एकजुट है? आप और नी कबीले का उदाहरण लें। अगर नी कबीला और आप ईमानदारी से एक साथ काम कर सकते हैं, और आप दोनों की कोई स्वार्थी इच्छाएं नहीं हैं, तो मेरी राक्षस जाति के लिए मानव जाति को कुचलना वाकई मुश्किल होगा। लेकिन क्या आप सभी एकजुट हैं? नहीं, आप सभी की अपनी स्वार्थी इच्छाएं हैं। मानव जाति की ताकत को वास्तव में एक नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेरी राक्षस जाति को किया जा सकता है। मेरे एक आदेश से पूरी राक्षस जाति हमला कर देगी और वे बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएंगे। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और चुप रहा। कहने को क्या था, उसने यह बहुत स्पष्ट कर दिया था। जब तक मानव जाति हमला नहीं करती, तब तक राक्षस जाति हमला नहीं करेगी। इसलिए यह उनकी समस्या नहीं थी। इस बीच महारानी अचानक बोली, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें यह सब क्यों बताया? यांग ये ने कहा, कृपया बताएं। खूबसूरत महिला की नज़र यांग ये पर पड़ी, क्योंकि तुम कई इंसानों से अलग हो। मैं महसूस कर सकती हूँ कि तुम्हारे मन में राक्षस जानवरों के प्रति कोई बुरी मंशा नहीं है, और यह तुम्हारे बगल में बैठी उस छोटी लड़की से स्पष्ट है। अगर तुम्हें लगता था कि राक्षस जाति मौत की हकदार है क्योंकि तुम एक इंसान हो, तो यकीन मानिए, तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं वापस आऊंगा और अपने अधीनस्थों को स्वर्ग स्तंभ शिखर से दूर ले जाऊंगा। इसके अलावा मैं सभी को सच्चाई बता दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा न करने की सलाह देती हूँ। उसने आगे कहा, सबसे पहले वे तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। दूसरे, तुम पहले व्यक्ति हो जिसे नी कबीले द्वारा मारा जाएगा। अपनी ताकत के आधार पर यदि तुम मेरी राक्षस जाति के इलाके जैसी किसी जगह भाग जाते हो, तो नी कबीला निश्चित रूप से तुम्हारे खिलाफ असहाय होगा। लेकिन तुम्हारे अधीनस्थों का क्या? वे मर जाएंगे। यह भी मत सोचो कि तुम में नी कबीले से लड़ने की ताकत है। यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यांग ये ने एक पल सोचा और कहा, तुम सही हो। मैं लगभग कुछ बेवकूफ़ी करने ही वाला था। अगर वह वापस जाकर कहता कि नी कबीला उनके खिलाफ साजिश कर रहा है, तो दूसरे कबीले और संप्रदाय निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। यह इस हद तक भी था कि नी कबीला उस पर दानव जाति का पक्ष लेने का झूठा आरोप लगाएगा। उस समय यह बहुत संभावना थी कि नी कबीला पूरी मानव जाति की सेनाओं का नेतृत्व करके तलवार गठबंधन और स्लेयर पवेलियन पर हमला करेगा। यदि वास्तव में ऐसा हुआ तो स्वॉर्ड एलायंस और स्लेयर पवेलियन पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। इस बीच महारानी अचानक बोली, चलो, जब हम फिर मिलेंगे तो हम दुश्मन हो जाएंगे। यांग ये थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, मेरा एक आखिरी सवाल है। वह भयानक युवती कौन है? अध्याय 1315 मानव जाति खत्म हो गई है। भयानक युवती। दानव साम्राज्य थोड़ा स्तब्ध रह गई, और फिर वह हंसी, यह शब्द उसके लिए बिल्कुल उपयुक्त है। उसका नाम मो शियाओलिंग है। वह एक युवती है जो आसमान से गिरी है। वह आसमान से गिरी है। यांग ये की आंखें सिकुड़ गईं, वह इस दुनिया से बाहर से है। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे होना चाहिए। मुझे भी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ नहीं पता, और मैंने उससे कभी पूछा भी नहीं। मैंने उसे बस अपनी छोटी बहन की तरह माना है। ठीक है, उसे नाराज मत करो। उसका स्वभाव बहुत गर्म है। असल में मैं वह नहीं हूं जिससे मेरी राक्षस जाति के राक्षस जानवर सबसे ज्यादा डरते हैं, वह है। आखिरकार मुझे नाराज करने पर ज्यादा से ज्यादा कुछ सजा मिलेगी। हालांकि उसे नाराज करना टीएस। यांग ये ने जोर से हंसते हुए कहा, मैंने पहले ही उसे नाराज कर दिया है। क्या ऐसा है? वह मुस्कुराई, तब तो मैं आपको केवल शुभकामनाएं दे सकती हूँ।
यांग ये ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि हम दुश्मन नहीं बनेंगे। भले ही वह बहुत ही मिलनसार और मिलनसार लग रही थी, यांग ये कोई मूर्ख नहीं था जो उसे सामान्य समझे। आखिर क्या एक साधारण व्यक्ति खुद एक इंसान होते हुए पूरी राक्षस जाति पर नियंत्रण कर सकता है? वह मुस्कुराई, तुम्हें कभी पता नहीं चलता। बस प्रकृति को अपना काम करने दो। यांग ये ने हल्का सा सिर हिलाया, अलविदा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये पलटकर चला गया। महारानी उसे जाते हुए देखती रही। कोई नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। तुमने उसे मारना क्यों नहीं चुना? इस बीच अचानक हॉल में एक आवाज गूंजी और यह पहले वाली युवती थी। महारानी ने उसकी ओर देखा और जवाब दिया, मैं उसे क्यों मारूं? युवती ने उत्तर दिया, तुम्हें पता है क्यों? महारानी ने कहा, मानव जाति में 4 ऐसे अस्तित्व हैं जो दानव जाति के लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। उनमें से एक नी कबीले का वह बूढ़ा आदमी है। आपको पता होना चाहिए कि बाकी 2 कौन हैं। लेकिन इस दुनिया में उनके दूसरे उद्देश्य हैं और जब तक हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे, वे दानव जाति और मानव जाति के बीच लड़ाई पर कोई ध्यान नहीं देंगे। जहां तक आखिरी व्यक्ति की बात है, तो वह यांग ये है न? युवती धीमी आवाज में बोली, भले ही वह अभी थोड़ा कमजोर है, लेकिन भविष्य में वह बहुत मजबूत होगा। वास्तव में वह अभी कमजोर नहीं है। महारानी युवती के पास चली गई, उसका हाथ थामा और बाहर की ओर चली गई। उसके माथे पर जो चीज है वह तलवार भगवान की मुहर है। जाहिर है वह तलवार भगवान द्वीप पर गया है। भले ही मुझे जिज्ञासा हो कि उस व्यक्ति ने उसे क्यों नहीं मारा, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास पुनर्जन्म रैंक तलवार का इरादा है। यदि वह तलवार भगवान की मुहर को सक्रिय करता है, तो उसका तलवार का इरादा पुनर्जन्म रैंक से ऊपर उठ जाएगा। इस तथ्य के साथ कि उसके पास समय के नियमों को दबाने के लिए तलवार डोमेन है, वह हमारे लिए खतरा पैदा करने में सक्षम होगा। युवती ने कहा, लेकिन हम फिर भी उसे मार सकते हैं, है ना? महारानी हॉल से बाहर चली गईं और फिर उन्होंने दूर आसमान की ओर देखा। वहां कुछ सफेद बादल थे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, लेकिन हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के पास निश्चित रूप से बहुत किस्मत होती है, और उसका तुरुप का पत्ता तलवार भगवान की मुहर से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। अगर हम जल्दबाजी में काम करते हैं, तो हम उसे मारने में विफल हो सकते हैं और इसके बजाय भारी नुकसान उठा सकते हैं। जब वह इस बिंदु तक बोलती है, तो वह नीचे देखती है और धीरे से युवती के सिर को सहलाती है। इसके अलावा हमें उसे क्यों मारना चाहिए? अगर वह जीवित है तो वह हमारे लिए अधिक सहायक होगा। आखिरकार वह नी कबीले को उसका उपयोग करने देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होगा। लेकिन अगर वह विरोध करता है, तो यह निश्चित रूप से उसे नी कबीले के साथ दुश्मन बना देगा। इसलिए बेहतर है कि नी कबीले को उससे निपटने दिया जाए। चाहे कोई भी जीत जाए, यह अभी भी हमारी राक्षस जाति के लिए एक अच्छा परिणाम है ना? युवती चुप हो गई। महारानी ने अचानक पूछा, तुम्हें उसका वह छोटा सा पालतू जानवर सचमुच पसंद है? युवती ने उत्तर दिया, वह तो स्प्राइट लॉर्ड है। महारानी मुस्कुराई, अगर मुझे मौका मिला तो मैं इसे पाने में आपकी मदद करूंगी। नहीं। युवती ने महारानी की आंखों में देखा और कहा, जब तक यह स्वेच्छा से नहीं आता, मैं निश्चित रूप से भविष्य में आपकी राक्षस जाति पर विपत्ति लाऊंगी। महारानी ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, आखिर यह क्या है? युवती बहुत देर तक चुप रही, फिर उसने जवाब दिया, एक अत्यंत अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व। महारानी के पास बोलने के लिए शब्द नहीं थे। शहर छोड़ने के बाद यांग ये स्वर्ग स्तंभ शिखर की ओर दौड़ा। बेशक वह दानव साम्राज्य पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करता था। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए शायद उसने ऐसा इसलिए कहा था ताकि वह नी कबीले से मौत तक लड़े और फिर दानव जाति को लाभ उठाने दे। हालांकि वह जानता था कि नी कबीले के पास निश्चित रूप से कोई गुप्त उद्देश्य था। हालांकि वह बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन वह जानता था कि अगर नी कबीला वास्तव में दानव जाति के पास मौजूद खजाने को जब्त करना चाहता है, तो वह निश्चित रूप से जल्द ही कार्रवाई करेगा। संक्षेप में, इस बात की परवाह किए बिना कि दानव जाति वास्तव में मानव जाति पर हमला करने का इरादा रखती थी या नी कबीले ने कुछ योजना बनाई थी, यह स्लेयर पवेलियन, तलवार गठबंधन और उसके लिए अच्छा नहीं था। खासकर तब जब स्लेयर पवेलियन और यांग ये मानव जाति की सेना में शामिल हो गए थे। उनके लिए छोड़ना मुश्किल होगा, भले ही वे चाहें। अगर वह अकेला होता, तो वह दुनिया में कहीं भी जा सकता था। हालांकि स्लेयर पवेलियन और तलवार गठबंधन उसके पीछे थे, इसलिए थोड़ी सी भी गलती स्लेयर पवेलियन और तलवार गठबंधन के लिए आपदा ला सकती थी। अचानक यांग ये और जीर रुक गए क्योंकि युवती मो शियाओलिंग उनसे बहुत दूर नहीं दिखाई दी थी। यांग ये का चेहरा उतर गया। वह अभी भी मेरे खजाने को लेने के बारे में नहीं सोच रही है ना? मो शियाओलिंग ने स्त्रोई की ओर इशारा किया जो यांग ये के कंधे पर सो रही थी और कहा, उसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें बदले में खजाने दूंगा। यांग ये चुप रहा। मो शियाओलिंग ने अपनी हथेली पलटी और वहां सुनहरी लौ दिखाई दी। यह लौ बहुत शक्तिशाली है और इसे सभी प्राकृतिक खजानों में शीर्ष 10 में स्थान दिया जा सकता है।
अगर आपको लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है, तो मेरे पास और भी है। जैसे ही उसने कहा, उसने अपनी बाईं हथेली पलटी और वहां एक गहरे नीले रंग की लौ दिखाई दी। यह भी बहुत शक्तिशाली है और इसे भी शीर्ष 10 में स्थान दिया गया है। मैं उन दोनों को उसके लिए बदल दूंगी। 2 के लिए 1 आपको लाभ होगा। यांग ये ने अपनी हथेली पर लपटों को देखा। कहने की जरूरत नहीं है, वे निश्चित रूप से अनमोल खजाने थे। अगर वह उन्हें प्राप्त कर सकता था, तो अगर वह उन्हें अपनी तलवार की मंशा के साथ इस्तेमाल करता, तो उनकी ताकत निश्चित रूप से बेतुकी होती। हालांकि, क्या वह उनके बदले स्ट्रोई को बदल देगा? बेशक वह नहीं करेगा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, वह मेरी दोस्त है, वह मेरा परिवार है। उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। समझे? उसने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें नहीं लगता कि यह पर्याप्त है? यांग ये ने उसे देखा और कहा, भले ही तुम मुझे देवताओं का कोई स्वर्ग विरोधी हथियार दे दो, फिर भी मैं उसका आदान प्रदान नहीं करूंगा। इसके अलावा, मुझे तुम्हें बताना होगा कि वह मेरी नहीं है। मुझे उसे सामान की तरह बेचने का अधिकार नहीं है, और मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर वह तुम्हारे साथ जाने को तैयार है, तो मैं निश्चित रूप से उसे नहीं रोकूंगा। जीर ने यांग ये की तरफ देखा और उसकी आंखों में कोमल स्नेह भर गया। हालांकि वह इतने सालों पहले यांग ये के साथ रही थी, लेकिन यांग ये के बारे में उसे जो बात सबसे ज्यादा पसंद थी, वह यह थी कि उसने कभी भी उसके साथ पालतू जानवर की तरह व्यवहार नहीं किया था और उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वह उसकी है। शुरू से ही, यांग ये ने कभी भी उसके लिए कब्जा करने की कोशिश नहीं की थी, और इसके बजाय उसने उसके लिए हर तरह की चीजें की थीं। यांग ये एक स्वार्थी व्यक्ति था, लेकिन साथ ही, वह सिद्धांतों का आदमी था। उसे विश्वास था कि भले ही स्ट्रोई एक साधारण सा लड़का हो, यांग ये फिर भी उनके सामने युवती के साथ सौदा नहीं करेगा। यांग ये की बात सुनकर युवती ने अपना सिर हिलाया और कहा, लेकिन वह मेरे साथ जाने को तैयार नहीं है। यांग ये ने जवाब दिया, तो फिर मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। युवती ने कहा, लेकिन वह आपकी बात सुनती है। आप उसे मेरे साथ रहने के लिए कह सकते हैं। क्या यह कारगर नहीं है? यांग ये ने पूछा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? युवती ने जवाब दिया, मुझे वह पसंद है। यांग ये आश्चर्यचकित था, तुम्हें वह पसंद है, तो क्या मुझे उसे तुम्हें दे देना चाहिए? युवती ने भौहें सिकोड़ते हुए सवाल पूछा, क्या ऐसा ही नहीं होना चाहिए? यांग ये का चेहरा जम गया, और काफी समय बीतने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, वह तुम्हारा तर्क, यह वाकई बहुत अद्भुत है। कहने की जरूरत नहीं है, यांग ये को वाकई उसकी तारीफ करनी थी। क्योंकि जिस तरह से उसने सोचा वह वाकई असाधारण था। उसे यह पसंद था, इसलिए यह उसका होना चाहिए, और उसने इसके बारे में ऐसे बात की जैसे यह बहुत स्वाभाविक और सही था। ऐसा तर्क। युवती ने आगे कुछ नहीं कहा। वह बस यांग ये को देखती रही। इस बीच, यांग ये ने जब उसकी निगाहों पर ध्यान दिया तो वह सतर्क हो गया। आखिरकार, उसके सामने खड़ी बदमिजाज युवती कोई अच्छी इंसान नहीं थी, और वह उसे जान से मारने और उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश कर सकती थी। अप्रत्याशित रूप से, युवती ने कोई हरकत नहीं की। उसने बस एक बैंगनी फल निकाला और कहा, यह उसके लिए है। उससे कहो कि अगर उसे और चाहिए तो वह मेरे पास आकर ढूंढ सकती है। मेरे पास बहुत सारे हैं। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने उसे हल्के से आगे बढ़ाया, और बैंगनी फल यांग ये की ओर उड़ गया। यांग ये ने उसकी ओर देखा, एक पल के लिए झिझकी, और फिर उसे ले लिया। अगर वह उसके लिए होती तो वह निश्चित रूप से मना कर देता, लेकिन वह इसे स्ट्रोई को दे रही थी। वह जानता था कि स्ट्रोई निश्चित रूप से इसे स्वीकार करेगी। आखिरकार, स्ट्रोई कभी भी चीजों को जटिल नहीं बनाती, और उसने वह सब कुछ ले लिया जो उसे पसंद था। स्ट्रोई बिल्कुल शुद्ध और भोली थी। यांग ये ने उसकी ओर मुट्ठी बांधी, मुझे उसकी ओर से धन्यवाद देने की अनुमति दें। युवती ने यांग ये की ओर देखा और कहा, तुरंत चले जाओ। यांग ये दंग रह गया और पूछा, क्यों? उसने जवाब दिया, मुझे डर है कि मैं तुम्हें मारने से खुद को रोक नहीं पाऊंगी। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। इस पल, उसे एहसास हुआ कि युवती हमेशा से उसे मारना चाहती थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया, उसके साथ अपनी सांसें बर्बाद नहीं की, और जाने का इरादा किया। हालांकि, वह अचानक बोली, अगर तुम उसकी रक्षा नहीं कर सकते, तो उसे मुझे दे दो। ठीक है, तुम्हें उसके साथ आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगी। यांग ये ने पलटकर उसकी ओर देखा, क्या तुम्हें पीटा गया है? उसके मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान उभरी, ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? एक दिन, मैं तुम्हारी गांड पर तब तक मारूंगा जब तक कि वह लाल और सूज न जाए। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने जीर को अपनी बाहों में ले लिया और आकाश में गायब हो गया। जैसे ही उसने यांग यी की आकृति को गायब होते देखा, उसके मुंह के कोनों पर ठंडी मुस्कान फैलने लगी, और फिर अजीब सी हंसी गूंजने लगी। डॉट डॉट डॉट। यांग ये राक्षस जाति के इलाके में नहीं रुका। उसने जीर को अपने साथ ले लिया और अपनी गति को अपनी सीमा तक बढ़ा दिया। इसके अलावा, ऐसा लग रहा था कि राक्षस जानवरों को राक्षस महारानी के आदेश मिल गए थे, इसलिए किसी भी राक्षस जानवर ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की।
2 घंटे से भी कम समय में यांग ये राक्षस जाति के क्षेत्र को छोड़कर स्वर्ग स्तंभ शिखर के बाहर रेगिस्तान में पहुंच गया। यांग ये जब रेगिस्तान में पहुंचा तो उसके माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि स्वर्ग स्तंभ शिखर की दीवारों पर विशाल तोपों की एक घनी कतार दिखाई दी थी और उनकी संख्या 10,000 से भी अधिक थी। जो लोग मेरी जाति के नहीं हैं, वे निश्चित रूप से हमारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं। अचानक स्वर्ग स्तंभ शिखर के ऊपर से एक आवाज गूंजी। जैसे ही आवाज गूंजना समाप्त हुई, टकराना तोपों से अचानक सुनहरे प्रकाश की मोटी किरणें फूट पड़ीं और लगभग 10,000 सुनहरे प्रकाश की किरणें टूटते तारों की तरह आकाश में फैल गईं और राक्षस जाति के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश कर गईं। यह देखकर यांग ये के हाथ हल्के से कांप उठे। मानव जाति खत्म हो गई है। अध्याय 1316 मैं तुम्हें मार डालूंगा। इससे पहले उसने राक्षस साम्राज्य पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया था, परंतु अब उसे करना पड़ा। मानव जाति ने हमला करने की पहल की थी और यह निश्चित रूप से नी कबीले का विचार था। क्या नी कबीले को वास्तव में राक्षस जाति की ताकत के बारे में पता नहीं था? वह स्वाभाविक रूप से इस पर विश्वास नहीं करता था। नी कबीले को निश्चित रूप से राक्षस जाति की ताकत के बारे में अच्छी तरह से पता था। हालांकि उसने ऐसी परिस्थितियों में भी युद्ध शुरू करने का विकल्प चुना था। तो यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है कि नी कबीले चाहते थे कि पूरी मानव जाति के पास कोई रास्ता न हो। वास्तव में एक बार जब जातियों के बीच युद्ध छिड़ गया तो क्या घूंघट क्षेत्र की सभी शक्तियों और विशेषज्ञों के पास कोई रास्ता होगा? नहीं। उस समय हर कोई राक्षस जाति के खिलाफ लड़ने के लिए नी कबीले के पीछे पीछे चलेगा और उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। नी कबीले का उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति को अपने साथ बांधना था। यांग ये कुछ देर तक वहीं चुप रहा और फिर वहीं गायब हो गया। स्वर्ग स्तंभ शिखर के शीर्ष पर नी कबीले के विशेषज्ञ चोटी की सीमा पर खड़े थे। उनके अलावा अन्य शक्तियों के विशेषज्ञ भी वहां थे। इस समय वे सभी दूर की ओर देख रहे थे। लगभग 10,000 प्रकाश किरणें आसमान से होकर दूर पहाड़ी क्षेत्र में उतरी। एक पल में गगनभेदी गड़गड़ाहट लगातार गूंजने लगी। उसी समय पहाड़ ढहने लगे और धुएं के बादल हवा में उछले और तुरंत पूरे आसमान को ढक लिया। सभी के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उनके चेहरे सतर्कता से भर गए। ऐसा लग रहा था कि वे राक्षस जाति के हमले का इंतजार कर रहे थे। हालांकि वे इस बात से हैरान थे कि राक्षस जाति के विशेषज्ञों ने हमला नहीं किया था। थोड़ी देर बाद नीतियान ने अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया। एक पल में स्वर्ग स्तंभ शिखर पर स्थित वे विशाल तोपें कांपने लगीं। नीतियान की हथेली नीचे उतरी। हमला करो। जैसे ही उसने आदेश दिया, लगभग 10,000 प्रकाश किरणें राक्षस जाति के क्षेत्र की ओर बढ़ीं। लिनकियान ने एक पल के लिए हिचकिचाते हुए कहा, कुलपति नी, क्या इस तरह के कार्यों से राक्षस जाति क्रोधित हो जाएगी? नीतियान ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि सीनियर युआन बोल पड़े, कुलपति लिन, आपके शब्द बहुत ही हास्यास्पद हैं। हमारी मानव जाति और राक्षस जाति दुश्मन हैं। चूंकि हम दुश्मन हैं, इसलिए हमें तब तक लड़ना होगा जब तक कि एक पक्ष का सफाया न हो जाए। ऐसे समय में स्वाभाविक रूप से पहले हमला करना सबसे अच्छा है। नीतियान मुस्कुराया, भाई युआन बिल्कुल सही कह रहे हैं। चूंकि हम अंत में युद्ध करने जा रहे हैं, तो क्यों ना हम पहले हमला करें और दीक्षा को जब्त कर लें। अगर हम राक्षस जाति के हमले का इंतजार करेंगे तो हम निष्क्रिय स्थिति में होंगे। लिनकियान ने नीतियान की ओर देखा, एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर कहा, कुलपति नी, मुझे कुछ आश्चर्य हो रहा है। राक्षस जाति हमारी मानव जाति पर हमला क्यों कर रही है? यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत नीतियान को देखा, क्योंकि यह वही था जिसके बारे में वे उत्सुक थे। क्योंकि नीतियान ने उन्हें कभी कोई कारण नहीं बताया था। दानव जाति के पास मानव जाति पर हमला करने के लिए कोई कारण तो होना ही चाहिए, है न? नीतियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, जबकि उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि सीनियर युआन की ओर देखा। बाद वाले ने तुरंत ठहाका लगाया, भाई लिन, तुम्हारा यह सवाल हास्यास्पद है। जो लोग एक ही जाति के नहीं हैं, वे निश्चित रूप से बुरी नीयत रखते हैं। क्या राक्षस जाति को हमारी मानव जाति पर हमला करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता होगी? क्यों नहीं? लिनकियान ने ठंडे स्वर में कहा, हमारी जातियों के बीच युद्ध निश्चित रूप से दोनों पक्षों को भारी नुकसान पहुंचाएगा। अगर कोई कारण नहीं है, तो क्या राक्षस जाति पागल हो जाएगी और हमारी मानव जाति पर हमला करने की कोशिश करेगी? सीनियर युआन ठहाके लगाकर हंसे, इसका कोई कारण क्यों नहीं है? महाद्वीप पर सिर्फ हमारी मानव जाति और राक्षस जाति ही मौजूद है। अगर वे हमारी मानव जाति का विनाश कर दें, तो महाद्वीप पर सिर्फ राक्षस जाति ही बचेगी। क्या यही कारण काफी है? लिनकियान बोलने ही वाला था कि नीतियान ने कहा, भाई युआन वास्तव में गलत नहीं है। हर कोई एक पहाड़ पर दो बाघ नहीं रह सकते। इस महाद्वीप पर केवल हमारी मानव जाति और राक्षस जाति ही रहती है। एक बार जब वे हमारी मानव जाति का सफाया कर देंगे, तो पूरा महाद्वीप उनका हो जाएगा। एक बार जब वे पूरे महाद्वीप के संसाधनों पर नियंत्रण हासिल कर लेंगे, तो युद्ध के दौरान उन्हें हुए नुकसान से उबरना बस समय की बात होगी।
इसके अलावा मुझे यकीन है कि आप सभी जानते हैं कि हमारी मानव जाति ही एकमात्र ऐसी जाति नहीं है जो राक्षस जाति से नफरत करती है, राक्षस जाति भी ऐसा ही महसूस करती है। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, उन्होंने उनकी ओर देखा और कहा, सभी को एक साथ काम करना चाहिए और एकजुट होना चाहिए। अन्यथा, अगर हम आंतरिक कलह में पड़ जाते हैं और एक दूसरे पर संदेह करते हैं, तो मानव जाति खत्म हो जाएगी। भाईनी सही कह रहे हैं, सीनियर युआन ने कहा, यह हमारी मानव जाति के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण है, इसलिए हम एक दूसरे पर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते। अन्यथा, राक्षस जाति की एकजुट ताकतों के सामने हमारे पास कोई मौका नहीं होगा। लिन कियान ने भौहें सिकोड़ी। कोई भी समझ सकता था कि सीनियर युआनी कबीले के साथ मिलीभगत कर रहा था। लेकिन यह समझ में आता था क्योंकि युआन कबीले के पास अब सिर्फ एक ही वोइडर था। अगर उसे किसी पर भरोसा करने वाला नहीं मिला, तो अगर यांग ये एक दिन पागल हो गया, तो युआन कबीले को महाद्वीप से मिटा दिया जाएगा। हमला। अचानक नीतियान की आवाज फिर से गूंजी। टकराना। जैसे ही उसने आदेश दिया, प्रकाश की अन्य 10,000 किरणें राक्षस जाति के क्षेत्र की ओर बढ़ीं। लिन कियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। हालांकि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन अब कुछ भी कहना बेकार था। काफी समय बीत गया, फिर भी राक्षस जाति की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। लिन कियान ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या हो रहा है? बाकी लोगों की आंखों में भी हैरानी थी। तार्किक रूप से कहें तो भले ही राक्षस जाति का हमला करने का इरादा न हो, लेकिन वह जवाब देगी। हालांकि उसने बिल्कुल भी जवाब नहीं दिया, और यह बहुत ही असामान्य था। नीतियान ने भौहें सिकोड़ी और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जाकर देखूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह आसमान में उड़ गया। हालांकि उसका आकार अभी स्वर्ग स्तंभ शिखर से बाहर निकला ही था कि दूर आसमान से सुनहरी लपटों की एक किरण अचानक चमक उठी। यह बहुत तेज थी और तुरंत नीतियान के सामने आ गई। नीतियान के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उसने अपनी हथेली आगे की ओर थपथपाई। टकराना। सुनहरी लौ फट गई, और फिर पूरा आकाश तुरंत आग के सागर में बदल गया। जहां तक नीतियान का सवाल है, वह स्वर्ग स्तंभ शिखर पर लौट आया था। यहाँ सभी के चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें थीं क्योंकि नीतियान का दाहिना हाथ वास्तव में अभी भी आग की लपटों में घिरा हुआ था। कुछ सांसों के बाद नीतियान आखिरकार आग को बुझाने में सक्षम हो गया। इस समय उसका हाथ बुरी तरह से जख्मी था। कचरा। आसमान में एक ठंडी और गर्व भरी आवाज गूंजी। यह एक महिला की थी और यह काफी युवा थी, फिर भी यह घनी अवमानना उपहास से भरी हुई थी। नीतियान की अभिव्यक्ति भद्दी हो गई और वह फिर से हमला करने वाला था। इस बीच सीनियर युआन ने अचानक नीतियान को रोका और कहा, भाई नी, आवेग में काम मत करो। राक्षस जाति की प्रतिक्रिया काफी असामान्य है। हमें पहले उनकी ताकत का पता लगाना चाहिए। नीतियान कुछ देर के लिए चुप हो गया और फिर बोला, राक्षस जाति के विशेषज्ञ हम पर ध्यान दे रहे हैं। हम स्वर्ग स्तंभ शिखर को छोड़ने में सक्षम नहीं हैं। यांग ये के बारे में क्या? सीनियर युआन ने अचानक कियान लंकोन को देखा और ठंडे स्वर में बोला, वह जांच करने के लिए बाहर गया था। अब तक उससे कोई जानकारी क्यों नहीं मिली? कियान लंकोंग ने सीनियर युआन को कोई चेहरा नहीं दिखाया। मुझे नहीं पता। तुम्हें पता नहीं है? सीनियर युआन ठंडी हंसी हंसा। यांग ये ने राक्षस जाति का पक्ष नहीं लिया होगा, है ना? कियान लंकोंग ने कहा, कुलपति युआन, क्या तुम अपना दिमाग इस्तेमाल कर सकते हो? राक्षस जाति का पक्ष लेना चाहते हो? ऐसा करने के लिए उसके पास क्या कारण है? इसके अलावा यहाँ हर कोई जानता है कि तुम हमारे दुश्मन हो। इसलिए अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ करना चाहते हो, तो कृपया खुलकर करो। ऐसी चालें चलना बंद करो, वरना दूसरे लोग तुम्हें नीची नजर से देखेंगे। मैं तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा हूँ। सीनियर युआन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं मानता हूं कि मेरे और तुम्हारे स्लेयर पवेलियन के बीच काफी दुश्मनी है, लेकिन यह मानव जाति के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण है। मैं अपनी सीमाएं जानता हूं। इसके अलावा यांग ये बहुत समय से गायब है। उसकी गति के आधार पर उसके लिए दानव जाति के पूरे क्षेत्र से गुजरना पर्याप्त होता। फिर भी अब तक उसकी कोई खबर नहीं आई है। क्या यह अजीब नहीं है? अजीब है। कियान लंकोंग ने ठंडी हंसी में कहा, मैं बस इतना जानता हूं कि जब तुम यहाँ कायरों की तरह छुपी हुई थी, तब उसने जाने की हिम्मत की, और अब तुम हमारे साथ छल करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सीनियर युआन ने गुस्से से दहाड़ते हुए कहा, और फिर बाकी लोग आश्चर्य से देखते रहे क्योंकि उसने कियान लंकोंग की ओर गोली चलाई। उसी समय युन कबीले के कुलपति युनलिंग और किन कबीले के 2 वोइडर्स ने अचानक कियान लंकोंग और शुई लिनलांग की ओर गोली चलाई। 4 शून्यकों ने एक साथ हमला किया था। यहाँ मौजूद हर कोई दंग रह गया, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सीनियर युआन का समूह अचानक हमला कर देगा। कियान लैंकोंग और शुई लिनलैंग के हाव भाव तब बहुत बदल गए जब उन्होंने सीनियर युआन के समूह को हमला करते देखा। जाहिर है, सीनियर युआन का उद्देश्य यांग ये को दोषी ठहराना कभी नहीं था, बल्कि उन्हें मारना था। जब तक वह उन्हें मार देता, स्लेयर पवेलियन का एकमात्र बचा हुआ वोइडर यांग ये ही होता।
उस समय यांग ये की ताकत युआन कबीले, यू कबीले और किन कबीले के लिए खतरा पैदा करने के लिए पूरी तरह से अपर्याप्त होगी। एक ही पल में कियान लानकोंग और शुई लिनलांग दोनों ने सीनियर युआन के इरादे समझ लिए थे। इस बीच सीनियर युआन का समूह उनके सामने आ गया था। उसी समय उनके चारों ओर का स्थान जम गया। दूसरे शब्दों में वे अंतरिक्ष में विलीन ही नहीं हो सके। उनके पास अपने दुश्मनों से सीधे भिड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने अपने खंजरों से निर्णायक हमला करने में संकोच नहीं किया। हालांकि वे संभवतः 4 शून्यकों का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। गड़गड़ाहट। जैसे ही वे टकराए कियान लकोंग और शुई लिनलैंग उड़ गए। इस बीच युनलिंग और किन कबीले का एक वोइडर कियान लकोंग और शुई लिनलैंग के पीछे दिखाई दिया। उन दोनों के चेहरे पर भयंकर भाव थे और वे कियान लकोंग और शुई लिनलैंग पर अपनी हथेलियां थपथपा रहे थे। वे दोनों भयभीत थे और पीछे मुड़कर अपना बचाव करने वाले थे। अचानक 4 भयानक आभाएं जो वोइडर्स की थीं, उन पर दबाव डालती हैं, जिससे उनके शरीर उन 4 आभाओं के दबाव के आगे झुक जाते हैं। इस बीच युनलिंग और किन कबीले की हथेलियों से वोइडर कियान लैंगकोंग और शुई लिनलैंग के सिर के पीछे आ गए थे। सीनियर युआन ने जब यह दृश्य देखा तो उसके मुंह के कोनों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। युनलिंग और किन कबीले के उस वोइडर के चेहरे पर भी वैसी ही क्रूर मुस्कान थी। जहां तक कियान लकोंग और शुई लिनलैंग की बात है, उनकी आंखों में निराशा दिखाई दे रही थी। वे हत्यारे थे, इसलिए सीधे युद्ध में उनकी क्षमता कमजोर थी। अब वे 4 शून्यवादियों द्वारा भी घेरे जा रहे थे, जबकि उनमें से एक शून्यवादी तो घूंघट क्षेत्र में एक जीवित जीवाश्म भी था। तो वे ऐसी ताकत के खिलाफ कैसे लड़ सकते थे? वे यांग ये नहीं थे। जब उसने यांग ये के बारे में सोचा तो कियान लकोंग के मुंह के कोनों पर तुरंत मुस्कान आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि यांग ये निश्चित रूप से उनसे बदला लेगा। ओह! अचानक तलवार की आवाज गूंजी। सीनियर युआन चौंक गए। सावधान! अनुभव करना। सीनियर युआन की आवाज अभी गूंजी ही थी कि युनलिंग की आंखें तुरंत कियान लकोंग के पीछे चौड़ी हो गईं और फिर उसके माथे के केंद्र में एक सुई के समान बारीक छेद दिखाई दिया। जहां तक कबीले के शून्यक का प्रश्न है, उसने तुरंत अपना हमला रोकने और वरिष्ठ युआन की ओर उड़ने में कोई संकोच नहीं किया। इस समय हर कोई उस व्यक्ति को देख रहा था जो कियान लकोंग के पीछे दिखाई दिया था। यह यांग ये था। एक क्षणिक मृत्यु। उसने एक क्षण में एक वोइडर को मार डाला। उनके सभी हृदयों में तूफानी लहरें उठ रही थीं। यांग ये ने दूसरों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह सिर्फ सीनियर युआन के 3 लोगों के समूह को देखता रहा। इस बीच नी तियान ने अचानक कहा, यांग ये, यह एक गलतफहमी है। यांग ये ने अचानक नी तियान की ओर उंगली उठाए और कहा, चुप रहो। अगर तुम्हारे नी कबीले ने आज मुझे रोकने की हिम्मत की तो मैं तुम सबको भी मार डालूंगा। अध्याय 1317 अंत की शुरुआत। यांग ये की आवाज सुनकर नी तियान का चेहरा तुरंत उदास हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि यांग ये अचानक यहाँ आ जाएगा। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि सीनियर युआन का समूह हमला करने वाला था, क्योंकि उसने ऐसा होने दिया था। यह यांग ये की ताकत को कमजोर करने के लिए था, बेशक। जब तक वे हत्यारे मर जाते, तब तक यांग ये स्लेयर पवेलियन में बचा हुआ आखिरी वोइडर होगा। उस समय यांग ये पर नियंत्रण करना बहुत आसान होगा। इसके अलावा, क्योंकि वह इसके लिए सहमत हो गया था, युआन कबीले, यू कबीले और किन कबीले उसके नी कबीले की आज्ञा मानने के लिए सहमत हो गए थे। यह कहा जा सकता है कि कियान लानकोंग और शुई लिनलैंग को मारना नी कबीले के लिए एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारने जैसा था। जहां तक यांग ये का सवाल है, शुई लिनलैंग और कियान लानकोंग के मारे जाने के बाद वह बिल्कुल अकेला रह जाएगा। तो वह क्या कर सकता था? सब कुछ योजनाबद्ध और तैयार था, सिवाय यांग ये के अचानक आगमन के। यांग ये की बात सुनकर बाकी लोगों के चेहरे बदल गए, क्योंकि वे जानते थे कि इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देना चाहिए। नी तियान ने धीमी आवाज में कहा, यांग ये, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यांग ये ने ठहाका लगाया, लेकिन उसकी मुस्कान काफी तीखी थी। मेरे जाने से पहले तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने कहा था कि तुम उनकी सुरक्षा की गारंटी दोगे। तुमने ऐसा कहा था, है न? मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे हमला करेंगे। नी तियान ने कहा, वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगा। अगर वह ऐसा करता, तो अन्य कबीले और संप्रदाय यांग ये का पक्ष ले सकते थे। क्या मजाक है? यांग ये ने भयंकर हंसी। ठीक है, भले ही आपने कभी इसकी उम्मीद न की हो, आपको उनकी मदद करने में सक्षम होना चाहिए था, है न? लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने बस देखा कि मेरे स्लेयर पवेलियन के सदस्य उनके द्वारा मारे जाने वाले थे। ठीक है, मैं आपको उनकी मदद न करने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि उन्हें मदद न करने का निर्णय आपका है। हालांकि अगर आपने मुझे अभी रोकने की हिम्मत की, तो मैं आपको भी मार दूंगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये के पीछे के पंख फड़फड़ाए और उसकी आकृति वहीं गायब हो गई। सावधान! सीनियर युआन भयभीत हो गया। यांग ये की गति पहले से ही बहुत तेज थी। अब जब पंखों ने इसे और बढ़ा दिया था, तो वह भी यांग ये को नहीं देख पा रहा था।
टकराना। अचानक एक धमाका हुआ और फिर यांग ये वापस वहीं आ गया जहां वह पहले खड़ा था। इस बीच नी तियान सीनियर युआन के समूह के सामने आ गया था। उसने यांग ये को अभी अभी रोका था, अन्यथा एक और वोइडर मर जाता। नी तियान ने यांग ये को देखा और कहा, यांग ये भाई, युआन और अन्य लोगों को स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों पर अचानक हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और नी तियान को बीच में टोका। स्वर्ग स्तंभ शिखर पर आने से पहले आपके नी कबीले ने कहा था कि मानव जाति आंतरिक कलह बर्दाश्त नहीं कर सकती और नी कबीला किसी को भी नहीं छोड़ेगा जो मानव जाति के अन्य लोगों के खिलाफ काम करता है। अब उन 3 बूढ़े कमीनों ने ऐसा किया है। चलो, यह तुम्हारे नी कबीले के लिए कार्रवाई करने का समय है। यदि तुम उनसे निपट नहीं सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नी तियान ने धीमी आवाज में कहा, यांग ये, यह हमारी मानव जाति के लिए जीवन और मृत्यु का क्षण है। मानव जाति की खातिर आपको भाड़ में जाओ ये सब। यांग ये ने नी तियान को बीच में टोका और फिर वह एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गई। इस समय उसकी गति चरम सीमा तक तेज थी क्योंकि उसने डेथ बाय ए थॉट का अंतिम संस्करण निष्पादित किया था। जहां भी वह गुजरता था, अंतरिक्ष आसानी से टोफू की तरह अलग हो जाता था। नी तियान की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब यांग ये की आकृति मौके पर ही गायब हो गई। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इतना पागल होगा और नी कबीले के इलाके में उस पर हमला करने की हिम्मत भी करेगा। उसके पास सोचने का समय नहीं था। उसने तुरंत अपनी हथेलियां उलट दी और उसकी गहरी ऊर्जा पागलपन की तरह उसकी हथेलियों में उमड़ पड़ी और फिर उसने उन्हें आगे की ओर पटक दिया। टकराना। हथेली और तलवार टकराई और फिर एक विस्फोट तुरंत गूंज उठा। इस बीच आसपास के क्षेत्र में अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई दिए। वे स्वाभाविक रूप से यांग ये के प्रतिबिंब थे। प्रतिबिंबों ने नी तियान को परतों में घेर लिया। उसी समय प्रकाश की अनगिनत किरणें प्रतिबिंबों से अलग अलग हो गईं और प्रकाश की हर एक किरण अंतरिक्ष को चीर सकती थी। नी कबीले के अन्य शून्यवादियों के हाव भाव बदल गए। वे युद्ध में हस्तक्षेप करना चाहते थे लेकिन वे ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाए क्योंकि यांग ये की गति इतनी तेज थी कि वे उसे देख नहीं पाए। वे हवा में छाए हुए प्रतिरूपों में से यह पहचानने में असमर्थ थे कि कौन यांग ये है और कौन नी तियान। वे केवल देख सकते थे। स्लेयर पवेलियन के सदस्यों को मार डालो। अचानक सीनियर युआन बोला। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका फिगर कियान लैनकोंग और शुई लिनलैन की ओर बढ़ गया। इस बीच किन कबीले के 2 वोइडर्स उसके पीछे पीछे चल रहे थे। यांग ये नी तियान के साथ युद्ध में था, इसलिए यह उनके लिए कार्रवाई करने का एक अवसर था। एक बार जब वे स्लेयर पवेलियन की उन 2 महिलाओं को मार देते तो यांग ये और नी कबीले के बीच सुलह की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। उस समय नी कबीला निश्चित रूप से यांग ये को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि नी कबीला भी यांग ये को जीवित रहने की हिम्मत नहीं करेगा जब वह उनके प्रति शत्रुतापूर्ण था। लिन कियान और बाकी लोगों ने एक दूसरे को देखा और उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह घटना इस हद तक बढ़ जाएगी। कियान लकोंग और शुई लिनलैन के हाव भाव थोड़े बदल गए जब उन्होंने सीनियर युआन के समूह को हमला करते देखा। उनके आकार कांप उठे और अंतरिक्ष में विलीन होने वाले थे, लेकिन सीनियर युआन ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और पंजे की तरह इशारा किया, मजबूत करो। जैसे ही उसने बात की, कियान लकोंग और शुई लिनलैन के आसपास का स्थान तुरंत ही मजबूत हो गया। उनके हाव भाव बदल गए क्योंकि अगर अंतरिक्ष मजबूत होता तो वे उसमें विलीन नहीं हो पाते। अगर वे पहले से ही अंतरिक्ष में विलीन हो चुके होते तो किलाबंदी सिर्फ सतह पर होती और इसका उन पर कोई खास असर नहीं होता। फिर भी अब इसका उन पर बहुत ज्यादा असर हुआ क्योंकि वे अंतरिक्ष में बिल्कुल भी विलीन नहीं हो सकते थे। अचानक बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर कियान लकोंग और शुई लिनलान के आसपास का स्थान तुरंत सामान्य हो गया। वे दोनों प्रसन्न थे और उनकी आकृतियां हिल गईं और अंतरिक्ष में विलीन हो गईं। सीनियर युआन और अन्य लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई क्योंकि उन्हें अब कियान लानकोंग और शुई लिनलान का एहसास नहीं हो रहा था। सावधान! अचानक दूर से नी तियान की आवाज गूंजी। सीनियर युआन और अन्य लोगों के हाव भाव अचानक बदल गए। अचानक किन कबीले के एक वोइडर की आंखें चौड़ी हो गईं। यांग ये अचानक उसके सामने आ गया था और वह वोइडर यांग ये को स्थिर रूप से देख रहा था। उसके माथे के बीच से खून की एक धार फूटने में ज्यादा समय नहीं लगा। यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाश ले ली। यांग ये, नी तियान का चेहरा बेहद उदास था। इस समय उसका शरीर कुछ दर्जन चोटों से ढका हुआ था। यांग ये की ताकत उसकी खुद की ताकत से कहीं कम थी, लेकिन यांग ये की गति उससे कहीं ज्यादा तेज थी। यांग ये के पास जो गति का लाभ था उसके कारण वह वास्तव में यांग ये द्वारा दबा दिया गया था। बेशक यह असली कारण नहीं था कि वह नाराज था, वह वास्तव में इसलिए नाराज था क्योंकि यांग ये ने नी कबीले को कोई सम्मान देने से इनकार कर दिया था। यांग ये नी कबीले के साथ अवमाननापूर्ण व्यवहार कर रहा था। यांग ये ने नी तियान पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने तुरंत स्वर्ग की कब्र के पत्थर को अपने माथे पर दबा लिया।
एक पल बाद उसकी आकृति प्रकाश की किरण में बदल गई जो उसी जगह गायब हो गई। जिस क्षण यांग ये की आकृति गायब हुई उस समय आसपास के वातावरण में कई ऐसी छवियां दिखाई देने लगी थी जो बस असली लग रही थी। सीनियर युआन और किन कबीले के आखिरी बचे हुए वोडा भयभीत थे, क्योंकि यांग यी की वर्तमान गति उनके लिए भयावह स्तर पर थी। जिस समय यांग ये का स्वरूप लुप्त हुआ उसी समय नीतियान का स्वरूप भी लुप्त हो गया। टकराना। अचानक हवा में एक धमाका हुआ और फिर पूरा आसमान हिल गया। उसके बाद आसपास की छवियां गायब हो गईं जबकि यांग ये और नीतियान की आकृतियां सबके सामने आ गईं। इस समय वे एक दूसरे से 300 मीटर दूर थे। जिस समय यांग ये और नीतियान बीच हवा में रुके दूर से अचानक एक तीखी चीख गूंजी। सभी ने जल्दी से अपनी निगाहें यांग ये और नीतियान से हटा लीं और वे तीखी चीख के स्रोत को देखने लगे। किन कबीले के बूढ़े आदमी के सामने और पीछे दो काले वस्त्र पहने आकृतियां दिखाई दी और बूढ़े आदमी की गर्दन और गले में क्रमशः खंजर घोंप दिया गया। कुछ ही समय में कियान लानकोंग और शुई लिनलांग वहीं गायब हो गए और कोई भी उनकी आभा को महसूस नहीं कर सका। कुछ ही देर में 3 शून्यकर्ता मर गए। नीतियान का चेहरा बहुत ही भद्दा था। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और 10 भयानक आभाएं यहां प्रकट होने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसके बाद 10 बूढ़े यहां आ गए। यदि सीनियर युआन, नी किंग और नीतियान को शामिल किया जाए तो नीतियान के पक्ष में 13 शून्यवादी थे। 13 शून्यकर्ता। नीतियान ने यांग ये को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, यांग ये, तुम तो पागल हो गए हो। वे सभी हमारी मानव जाति के विशेषज्ञ हैं, वे हमारी मानव जाति के कुलीन वर्ग हैं। फिर भी वे राक्षस जाति के लिए नहीं मरे और तुम्हारे लिए मर गए। यांग ये ने अपना हाथ हिलाया और नीतियान को बीच में रोका। आपने अभी जो कहा है उसके आधार पर मेरे अधीनस्थों को उनके द्वारा मार दिया जाना चाहिए, है ना? वे मरे नहीं हैं। नीतियान ने उग्रता से कहा, वे अभी भी पूरी तरह से ठीक और स्वस्थ हैं, है ना? यांग ये ठंडी हंसी हंसा, क्या होगा अगर मैं समय पर यहां नहीं पहुंच पाया? क्या वे मर नहीं गए होंगे? उस समय क्या आप उनका बदला लेंगे? क्या आप लेंगे? आप नहीं लेंगे। कुलपति नी, यहाँ हर कोई होशियार है, इसलिए चलो बस खुलकर बात करते हैं। आप सभी ने मेरी ताकत को कमजोर करने के लिए हाथ मिलाया है ना? नीतियान ने यांग ये को कुछ देर तक देखा और कहा, चून की बात यहाँ तक गई है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। यांग ये, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि तुम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, अगर तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करने और अपनी आत्मा का एक कतरा सौंपने के लिए तैयार हो तो मैं। यांग ये ने नीतियान को फिर से टोका, अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? नीतियान की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसने दोनों हाथों से एक अजीब सी मुहर बना ली। यांग ये की पीठ पर पंख तुरंत कांपने लगे जबकि प्रकाश के धागे यांग ये के चारों ओर कुंडल बनाने की कोशिश करने से पहले उस पर दिखाई दिए। अचानक यांग ये ने पंखों को छोटे भंवर में फेंक दिया। नीतियान के मुंह के कोनों पर उपहास की एक झलक उभरी, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम इसे दूर रख दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे? अब जब यह तुम्हारे भीतर है तो यह बिल्कुल वही है जो मैं चाहता था। मैं। इस बिंदु पर नीतियान की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई और अविश्वास उसकी आंखों में भर गया, कैसे? तुमने यह कैसे किया? उसने देखा कि उसके और उसके द्वारा पंखों के भीतर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच का संबंध वास्तव में टूट चुका था। यांग ये ने प्रतिबंध हटा दिए थे। यांग ये ने नीतियान की ओर देखा और कहा, समझो। नीतियान यांग ये को घूरता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, उन सभी को मार डालो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसके चारों ओर मौजूद शून्यवादी तुरंत यांग ये की ओर दौड़ पड़े। 13 शून्यकर्ता। यांग ये ने अपनी गर्दन को मोड़ा जबकि क्रूरता और पागलपन ने उसके चेहरे को ढक लिया, लाओ इसे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया उसके माथे पर तलवार भगवान की मुहर से अचानक एक चमकदार रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि कोई भी उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर सका। अध्याय 1318 लड़ो। बस लड़ो। टकराना। भयानक तलवार की एक धार दिखाई दी और फिर यांग ये पर हमला करने वाले वॉइडर्स को तुरंत ही इससे उड़ा दिया गया। आसपास के अन्य वॉइडर्स के लिए उन्हें बार बार पीछे धकेला गया और वे केवल 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद ही रुके। नीतियान समेत सभी लोग हैरान थे, क्योंकि तलवार का इरादा स्पष्ट रूप से शून्य रैंक से ऊपर तलवार का इरादा नहीं था, यह उससे भी अधिक था। यह तलवार भगवान की मुहर है, यह तलवार की नीयत को सुधार सकती है। इस बीच नी कबीले के एक विशेषज्ञ ने यांग ये के माथे पर तलवार भगवान की मुहर को स्थिर रूप से देखा और उसका हाथ कांप रहा था। यहाँ मौजूद अन्य लोगों के भाव भी तुरंत बदल गए थे। तलवार परमेश्वर की मुहर। उन्होंने स्वाभाविक रूप से अतीत में इसके बारे में सुना था। इसे डार्क हेल कॉन्टिनेंट पर नंबर 1 शून्य रैंक खजाना माना जाता था। अगर यह दूसरों के हाथों में होता तो यह वास्तव में उपयोगी नहीं होता, लेकिन अगर यह तलवार साधक के हाथों में होता तो यह निश्चित रूप से एक दिव्य हथियार होता। तलवार भगवान की मुहर तलवार के इरादे को बेहतर बना सकती है और यांग ये के पास शून्य रैंक से ऊपर की तलवार की मंशा थी।
अब जब इसे और बेहतर बना दिया गया था। जैसे ही उन्होंने इस बारे में सोचा, नी कबीले और वरिष्ठ युआन के समूह के विशेषज्ञों के भाव बेहद भद्दे हो गए। अगर यह शून्य रैंक से ऊपर सिर्फ तलवार का इरादा था, तो यह उनके लिए खतरा तो होगा, लेकिन यह सिर्फ खतरा ही होगा। फिर भी अब यांग ये की तलवार का इरादा उन्हें पूरी तरह से दबा सकता है। यांग ये ने सीनियर युआन और बाकी लोगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने कियान लकोन को देखा और कहा, स्लेयर पवेलियन के सभी सदस्यों को डार्क हेल कॉन्टिनेंट में ले जाओ। दरअसल उसका इरादा नी कबीले के साथ अनुपालन का दिखावा करना था, और फिर स्वर्ग स्तंभ शिखर को छोड़ने का कोई तरीका सोचना था। नी कबीले की योजना नी कबीले की समस्या थी। इसके अलावा यह दानव जाति के खिलाफ था। इसलिए वह सिर्फ स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों को दूर ले जाना चाहता था और नी कबीले और दानव जाति के व्यवसाय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि नी कबीला सीनियर युआन के समूह के साथ मिलकर स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों को मार डालेगा। अगर वह थोड़ी देर से आता, तो कियान लैंगकोंग और शुई लिनलैंग निश्चित रूप से मर जाते। इससे यांग ये को यह समझने में मदद मिली कि नी कबीला सिर्फ दानव जाति के खिलाफ काम नहीं कर रहा था, बल्कि उसके खिलाफ भी काम कर रहा था। चूंकि नी कबीला उसके खिलाफ काम करना शुरू कर चुका था, तो उसे क्यों पीछे हटना चाहिए। इस समय वह नी कबीले के साथ नाटक करना और खेल खेलना जारी नहीं रखना चाहता था। झगड़ा करना, बस लड़ो। तलवार का प्रहार किसी भी खेल से कहीं अधिक प्रभावशाली था। कियान लकोंग ने स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों को शुई लिनलैंग के साथ तुरंत ले जाने में संकोच नहीं किया। ऐसे समय में वह स्वाभाविक रूप से ऐसी बातें नहीं कहेगी कि अगर वे जाने वाले हैं, तो उन्हें एक साथ जाना चाहिए। वह मूर्ख नहीं थी। भले ही शुई लिनलैंग और वह दोनों ही वोइडर थे, लेकिन अगर वे रुकते तो यांगी के लिए केवल बोझ ही होते। क्या मजाक है। इस बीच नी कबीले के एक वोइडर ने आगे बढ़कर गुस्से से चिल्लाया, तुम्हें क्या लगता है कि स्वर्ग स्तंभ शिखर क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से आ जा सकते हो? वोइडर की आवाज अचानक बंद हो गई क्योंकि यांग ये अचानक उसके सामने आ गया था। उसी समय एक तलवार उस वोइडर के माथे में घुस गई थी। यांग ये को देखते हुए उसकी आंखों में एक चकित भाव था। कैसे? उसने अभी बोलना भी पूरा नहीं किया था कि यांग ये ने अपनी तलवार निकाल ली। अनुभव करना। उस शून्य के माथे से खून की धार फूट पड़ी, और फिर यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाश को दूर रख दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नीतियान और बाकी लोग गुस्से में थे। वे हमला करने ही वाले थे, लेकिन यांग ये ने अचानक अपनी तलवार म्यान में रखी और तेजी से खींच ली। ओह! आकाश में तलवार की आवाज गूंज उठी, और फिर तलवार की ऊर्जा की एक अर्धचंद्राकार लहर आगे बढ़ी। सावधान! नीतियान ने तलवार की ऊर्जा को देखकर भयभीत हो गया, और उसने जल्दी से दूसरों को चेतावनी दी। उसी समय उसने जल्दी से अपनी आभा उत्सर्जित की। वह इस तरह की प्रतिक्रिया करने वाला अकेला व्यक्ति नहीं था। उसके बगल में मौजूद अन्य लोगों ने भी तलवार की ऊर्जा को रोकने के लिए जल्दी से ऐसा ही किया था। टकराना। जैसे ही 12 शून्यकों की आभा यांग ये की तलवार की ऊर्जा से टकराई, एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस समय उनके नीचे का पूरा पहाड़ थोड़ा कांप उठा। उसके बाद लिन कियान और अन्य लोगों ने आश्चर्य से देखा कि नीतियान का समूह वास्तव में लगभग 300 मीटर पीछे विस्फोट से नष्ट हो गया था। उसने तलवार के एक ही झटके से 12 शून्यवादियों को पीछे धकेल दिया। लिन कियान और बाकी लोग चौंक गए, क्योंकि यांग ये की ताकत वाकई इतनी भयानक थी। इस समय यहाँ कोई भी एकल मुकाबले में यांग ये का मुकाबला नहीं कर सकता था, नीतियान सहित। अगर वे एकल मुकाबले में लगे होते, तो नीतियान शायद यांग ये की तलवार के 10 झटकों का भी विरोध नहीं कर पाता। जहां तक बाकी लोगों की बात है, तो वे शायद यांग ये की तलवार के एक झटके का भी विरोध नहीं कर पाते। लिन कियान ने नीतियान के समूह पर नजर डाली, और फिर उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि नी कबीले की हरकतें स्पष्ट रूप से बेहद मूर्खतापूर्ण थीं। उन्होंने वास्तव में स्लेयर पवेलियन पर सीनियर युआन के हमले को मौन स्वीकृति दी थी। क्या यांग ये कोई ऐसा व्यक्ति था जिसे वे आसानी से धमका सकते थे? लेकिन वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि नी कबीले ने शायद यांग ये से इतना पागल होने की उम्मीद नहीं की थी। नी कबीले के विचार के अनुसार यह उनका क्षेत्र था, इसलिए भले ही स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञ मारे गए हों, यांग ये के पास अपने गुस्से को निगलने और यहां तक नी कबीले पर निर्भर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, क्योंकि तब यांग ये बिल्कुल अकेला होगा। अगर यांग ये नी कबीले पर निर्भर नहीं होता, तो वह सीनियर युआन के समूह का मुकाबला नहीं कर पाता। इसी तरह सीनियर युआन के समूह को नी कबीले पर निर्भर रहना पड़ता, क्योंकि वे नी कबीले की मौन स्वीकृति के बिना स्लेयर पवेलियन के वोइडर्स को मारने में सक्षम नहीं होते। संक्षेप में, यह नी कबीले की रणनीति थी कि खेल के मैदान को समतल किया जाए। हालांकि उन्होंने स्पष्ट रूप से यांग ये के गुस्से को कम करके आंका था। यांग ये एक पागल आदमी था, एक पागल आदमी जिसके पास जबरदस्त ताकत थी और जो कुछ भी करने की हिम्मत रखता था। यह कहा जा सकता है कि नी कबीले ने अपनी क्षमता से ज्यादा का दावा किया था। इस बीच नी कबीले के विशेषज्ञ तब चकित रह गए जब यांग ये के हमले ने उन्हें पीछे धकेल दिया। जाहिर है, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यांग ये की ताकत वास्तव में इतनी भयानक होगी।
उन्हें पीछे धकेलने के बाद यांग ये ने कोई और हमला नहीं किया, बल्कि लिन कियान और अन्य लोगों को देखा, सभी, यहाँ रुकना उचित नहीं है। मैं आप सभी को यहाँ से चले जाने की सलाह देता हूँ। आकाश तरंग संप्रदाय के गुरु ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यांग ये बोलने ही वाला था कि नीतियान अचानक गुस्से से दहाड़ उठा। यांग ये, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि राक्षस जाति अभी हम पर दुश्मनी की नजर रख रही है? अगर वे चले गए तो स्वर्ग स्तंभ शिखर निश्चित रूप से खो जाएगा। उस समय पूरा महाद्वीप। यांग ये ने नीतियान को बीच में टोकते हुए कहा, इतनी सारी बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा नी कबीला क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। बोलते समय उसने लिन कियान और अन्य लोगों को देखा। सब लोग, नी कबीला ने कहा कि राक्षस जाति मानव जाति पर हमला करना चाहती है। लेकिन मुझे यकीन है कि तुमने स्थिति देखी होगी। क्या यह मानव जाति है जो राक्षस जाति पर हमला कर रही है, या यह राक्षस जाति है जो मानव जाति पर हमला कर रही है? लिन कियान और अन्य लोगों के चेहरे उतर गए। उन्हें लगा कि स्थिति बिल्कुल अलग थी, क्योंकि दानव जाति ने स्वर्ग स्तंभ शिखर पर पहुंचने के बाद से कभी भी हमला करने का कोई संकेत नहीं दिखाया था। इसके विपरीत, यह नी कबीले का ही हमला था जिसने पहला हमला किया। जहां तक नी कबीले द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए पहले हमला करने के बारे में कही गई बात का सवाल है, उन्हें लगा कि ऐसा कारण वास्तव में बहुत दूर की कड़ी है। इस बीच आकाश तरंग संप्रदाय के बूढ़े शुई ने गंभीरता से कहा, यांग ये, क्या तुम्हें कुछ पता चला है? यांग ये के मुंह के कोनों पर उपहास की एक लकीर उभर आई। मैं केवल इतना जानता हूं कि नी कबीले ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए पूरी मानव जाति को नीचे खींचने में संकोच नहीं किया है। क्या बकवास है? नीतियान ने ठंडे स्वर में कहा, यांग ये, उनमें संदेह पैदा करने की कोशिश भी मत करो। मेरे नी कबीले ने हजारों सालों से स्वर्ग स्तंभ शिखर की रक्षा की है। अगर हमारा नी कबीला न होता तो मानव जाति का बहुत पहले ही सफाया हो गया होता। अब मेरा नी कबीला भी उसी तरह अग्रिम पंक्ति में खड़ा है जब राक्षस जाति मानव जाति पर हमला करने का इरादा रखती है। लेकिन मानव जाति के सदस्य के रूप में तुम, यांग ये, न केवल मानव जाति की रक्षा करने से इनकार करते हो, बल्कि तुम मेरे नी कबीले को बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हो। तुम मौत के लायक हो। इस बीच सीनियर युआन ने कहा, हर कोई, मुझे लगता है कि यह बहुत संभावना है कि यांग ये राक्षस जाति के पक्ष में चला गया है, और वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि हम आंतरिक कलह से गिर जाएं। जरा देखो, राक्षस जाति ने अभी तक हमला नहीं किया है, और यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि वे हमारी मानव जाति के आंतरिक कलह में पड़ने का इंतजार कर रहे हैं। जब वह इस बिंदु तक बोला तो उसकी आवाज तेज हो गई और उसने यांग ही की ओर इशारा करते हुए कहा, उसने मानव जाति को धोखा दिया है। यह सुनकर बाकी लोगों के माथे पर बल पड़ गए। दरअसल नीतियान और सीनियर युआन की बात वाकई सही थी। इस बीच बूढ़ा आदमी शुई आगे बढ़ा और बोला, हर कोई, चाहे वह कुछ भी हो, हम सभी मानव जाति का हिस्सा हैं। राक्षस जाति हमला करने वाली है, इसलिए हमें वास्तव में आंतरिक संघर्ष में उलझना जारी नहीं रखना चाहिए। पहले जो हुआ वह वास्तव में एक गलतफहमी थी, और किसी गलतफहमी के लिए मौत से लड़ना वास्तव में आवश्यक नहीं है। क्यों ना हम बैठकर इस बारे में बात करें? हम सभी मानव जाति का हिस्सा हैं, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम काबू नहीं पा सकते। इसके बारे में बात करो। नीतियान ने ठंडे स्वर में कहा, उसने मेरे नी कबीले के एक वोइडर को मार डाला। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने हमला नहीं किया था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यांग ये ने अपनी तलवार की नीयत को बलपूर्वक सुधारने के लिए एक खजाने का उपयोग किया था, और यह केवल अस्थायी था। इसलिए वह यांग ये के सामान्य होने तक प्रतीक्षा कर सकता था। जब तक यांग ये की तलवार की नीयत सामान्य नहीं हो जाती, यांग ये को निश्चित रूप से जवाबी हमले का सामना करना पड़ेगा। उस समय यांग ये को मारना बिल्कुल आसान होगा। यांग ये ने ओल्ड मैन शुई और अन्य लोगों की ओर देखा। मैं बस इतना ही कहूंगी, आप जो भी निर्णय लें वह आपका मामला है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की और आकाश में उड़ गया। दरअसल उसने शुरू से ही परिणाम का अनुमान लगा लिया था। वे निश्चित रूप से उस पर विश्वास नहीं करेंगे। आखिरकार जब राक्षस जाति की तुलना में वे नी कबीले पर विश्वास करने के लिए अधिक इच्छुक होंगे। इसके अलावा उनमें से कुछ यह भी सोच रहे होंगे कि वह उनके और नी कबीले के बीच कलह पैदा कर रहा था ताकि वह स्थिति का फायदा उठा सके। कई लोग तो यह भी सोच रहे होंगे कि उसने वास्तव में राक्षस जाति का पक्ष लिया है। यह एक कठिन एवं अकृतज्ञ कार्य था। उन्होंने वही कहा जो उन्हें कहना चाहिए था। जैसा कि उन्होंने कहा था, उनका निर्णय उनका अपना मामला था। जब उसने यांग ये को जाते देखा तो नीतियान ने जल्दी से कहा, उसे रोको, उसे भागने मत दो, उसे प्रतिक्रिया से पीड़ित होने में बस कुछ ही समय लगेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसका शरीर यांग यी की ओर बढ़ा। उसके बाद नी कबीले के विशेषज्ञ और वरिष्ठ युआन के समूह ने जल्दी से उसका पीछा किया। यांग ये ने बल प्रयोग करके अपनी तलवार चलाने की नीयत को सुधार लिया था, इसलिए निश्चित रूप से उसे इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए यांग ये को मारने का यह सबसे अच्छा अवसर था।
वे इस अवसर को कैसे हाथ से जाने दे सकते थे। लिन कियान और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा और वे समझ नहीं पाए कि क्या करें। थोड़ी देर बाद लिन कियान ने अपना सिर हिलाया। नी कबीले के लोग हमें आंतरिक कलह में शामिल न होने के लिए कहते रहे, लेकिन उन्होंने ही इसे शुरू किया। अफसोस। कियान लकोंग और बाकी लोग तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द घूंघट वाले क्षेत्र से निकलकर प्रलय के दिन वाले शहर की ओर जाना था। काफी देर बाद उनके आसपास की जगह अचानक कांप उठी और फिर जीर उनके सामने प्रकट हुई। निकास बहुत दूर नहीं है। तुम लोग वहां चले जाओ, मैं उसे लेने वापस जा रही हूँ। वह यांग ये को बिल्कुल भी पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी अंतरिक्ष के दूर के विस्तार से बाहर आया। तुम वापस जा रहे हो? इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सबको भेज दूंगा। बूढ़े आदमी को देखते ही कियान लानकोंग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। आप सभी आगे बढ़िए। जिया ने अपनी हथेलियां आपस में दबाईं और उन्हें अलग किया, और फिर कियान लैनकोंग के समूह के सामने एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई दिया। अचानक बूढ़े आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत जिया के सामने आ गया। तुम वही आदमी हो, यांग ये की औरत, है ना? तुम सच में पिटाई के लायक हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपनी हथेली जिया के चेहरे पर घुमाई। जिया की पुतलियां सिकुड़ गईं। वह चकमा देना चाहती थी, लेकिन उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी गति वास्तव में बहुत धीमी हो गई थी। थप्पड़। एक स्पष्ट और जोरदार थप्पड़ की आवाज आई। जिया ने कुछ घूंट खून थूका और फिर जमीन पर गिर पड़ी। अध्याय 1319। मैं अपने अगले जन्म में भी तुम्हारा जीर बनूंगा। एक बार जब मैं तुम सबसे निपट लूंगा, तो मैं उस आदमी यांग ये से निपट लूंगा। जैसे ही बूढ़े आदमी ने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा मोड़ा और अंतरिक्ष तुरंत विकृत हो गया। कियान लैनकोंग और अन्य लोग भयभीत थे क्योंकि उन्होंने देखा कि वे बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। ऐसा नहीं था कि वे वास्तव में हिल नहीं सकते थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि उनकी गति 100 गुना धीमी हो गई थी। एक सांस लेने में भी कुछ सांसों का समय लग रहा था। वे तो बस मौत के आने का इंतजार कर सकते थे। यही सब लोग सोच रहे थे। अचानक बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ी और नीचे देखा। इस समय कोई उस ओर चल रहा था जहां जीर की आकृति गिरी थी। यह यांग ये था। जब कियान लानकोंग और अन्य लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने तुरंत राहत की सांस ली। यांग ये जमीन में गहरे गड्ढे में पहुंच गया और उसका चेहरा पूरी तरह से भावहीन था क्योंकि वह जिया को देख रहा था जो उसमें लेटा हुआ था। हालांकि उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। इस समय जिया का दाहिना गाल पूरी तरह से सूजा हुआ था और वहां खून से सना हथेली का निशान था। इसके अलावा जिया के पूरे शरीर की हड्डियां और मेरिडियन बिखर गए थे। यह सबसे गंभीर समस्या नहीं थी। सबसे गंभीर समस्या यह थी कि उसकी आभा इस समय बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण मर जाएगी। बूढ़े आदमी ने समय के नियमों को समझ लिया था। मो शियाओलिंग के अनुसार वह एक सच्चा शून्यवादी था। एयर की ताकत उसकी स्थानिक तकनीकों में निहित थी, लेकिन उसका भौतिक शरीर उसकी कमजोरी थी। तो वह एक सच्चे शून्यवादी के हमले को कैसे सहन कर सकती थी? यांग ये जिया के बगल में बैठ गया और उसे उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हालांकि उसके हाथ ने उसे छुआ ही था कि उसका शरीर कांप उठा और फिर उसके चेहरे पर दर्द दिखाई दिया। उसकी हड्डियां पूरी तरह से टूट चुकी थीं। इस तथ्य के साथ कि उसकी मेरिडियन टूट चुकी थी, उसे हिलाने की तो बात ही छोड़ी, यहां तक कि उसे हवा का झोंका भी असहनीय दर्द दे सकता था। आखिरकार वह यांग ये नहीं थी। यांग ये व्यावहारिक रूप से दर्द से प्रतिरक्षित थी, लेकिन वह नहीं थी। उसका पूरा शरीर बेहद कमजोर था। यांग ये ने दर्द में उसे घूरते हुए देखा और फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जीर के शरीर को छुए बिना अपने हाथ उसके ऊपर रखे और फिर उसकी बैंगनी ऊर्जा उसके अंदर पागलों की तरह बह निकली। जैसे ही वह उसके शरीर में प्रवेश करती, उसकी आभा तुरंत थोड़ी स्थिर हो जाती। इस बीच नीतियान और अन्य लोग यहां पहुंचे। नीतियान ने बूढ़े आदमी को थोड़ा झुकाया और सम्मानपूर्वक बोला, दूसरे चाचा। बूढ़े आदमी ने थोड़ा सिर हिलाया और फिर उसने यांग ये की ओर देखा। यांग ये, मेरा नी कबीला दयालु है और तुम्हें जीने का मौका देगा। जब तक तुम हमें अपनी आत्मा का एक कतरा देते हो, मेरा नी कबीला तुम्हें, तुम्हारी औरत और तुम्हारे अधीनस्थों को छोड़ने को तैयार है। अन्यथा आज वह दिन है जब तुम सभी मर जाओगे। वास्तव में यांग ये जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना वास्तव में बहुत दुखद था। अगर वह यांग ये को नी कबीले के लिए काम करने के लिए तैयार कर सकता है, तो डार्क हिल कॉन्टिनेंट की बात तो दूर, नी कबीला बाहरी दुनिया में भी अपने लिए जगह बना सकता है। आखिरकार यांग ये एक राक्षसी प्रतिभा थी जिसकी तुलना जियान वूजी से की जा सकती थी। नीतियान ने धीमी आवाज में कहा, दूसरे चाचा, वह आत्मसमर्पण नहीं करेगा। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करना चाहता हूँ। बोलते समय उसने यांग ये को देखा और कहा, यांग ये, अगर तुम मना करोगे, तो सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं मरेंगे, बल्कि तुम्हारा तलवार गठबंधन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर तुम आत्मसमर्पण कर दोगे, तो मेरा नी कबीला तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा।
इसके अलावा 2 लोगों के अलावा तुम्हें नी कबीले में किसी और के आदेश नहीं सुनने पड़ेंगे। सभी लोग यांग यी की ओर देखने लगे और उसके उत्तर की प्रतीक्षा करने लगे। इस बीच यांग यी की बैंगनी ऊर्जा के प्रभाव में बैंगनी मिंक ठीक हो गई थी। इसके अलावा उसके आंतरिक अंग और कुछ मेरिडियन काफी हद तक ठीक हो गए थे। इसके अलावा वह होश में आ गई थी। यांग ये ने उसके सूजे हुए चेहरे को धीरे से छुआ और कहा, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत देर से आई। उसने उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, मुझे मौत का डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर से न देख पाऊं। इसलिए तुम्हें जीना चाहिए, तुम्हें जीवित रहना चाहिए। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, मैं इस बार इसकी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं यह गारंटी दे सकता हूं कि मैं तुम्हें मारने वाले व्यक्ति को जरूर मार डालूंगा, मैं जरूर मार डालूंगा, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। बोलते हुए उसने अपनी छाती की ओर इशारा करते हुए कहा, अंदर आ जाओ। अगर मैं मर गया तो हम दोनों साथ साथ मरेंगे। वह बहुत देर तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैंने सोचा था कि मैं और मजबूत हो जाऊंगी और तुम्हारी मदद कर सकूंगी। हालांकि मेरे पास अभी भी तुम्हें लड़ते हुए देखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या मैं वाकई बेकार नहीं हूं? यांग ये ने उसके चेहरे को धीरे से छुआ और हल्की सी मुस्कान बिखेरी। चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। अच्छा बनो और वहां जाओ। मुझे जल्द ही विरोध का सामना करना पड़ेगा। सी ए ने उसके चेहरे पर आंसू पोंछने में मदद करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अगर पुनर्जन्म का कोई चक्र है तो मैं अपने अगले जन्म में भी तुम्हारी जी ए रहूंगी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वह बैंगनी प्रकाश की किरण में बदल गई जो यांग ये की छाती में प्रवेश कर गई। यांग ये ने गहरी सांस ली और फिर उसने नीतियान के समूह की ओर देखा। इस बीच समूह का नेतृत्व करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यांग ये, मेरा प्रस्ताव अभी भी खुला है। आपको बस मेरे नी कबीले के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, और मैं, नी हुन, गारंटी देता हूं कि नी कबीले में आपकी स्थिति केवल 2 लोगों से कम होगी। इसके अलावा नी कबीला आपको सम्राट क्षेत्र और शून्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करेगा। लेकिन अगर आप समझदारी से काम करने से इनकार करते हैं तो नी कबीला स्लेयर पवेलियन और स्वॉर्ड एलायंस का सफाया कर देगा। यांग ये ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर तक चुप रहा, और फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोली और कियान लानकोंग के समूह की ओर देखा। छोड़ो। कियान लानकोंग और अन्य लोगों ने यांग यी को हल्का सा झुकाया और फिर वे दूर की ओर भाग गए। नी हुन ने उदासीनता से कहा, वे बच नहीं पाएंगे। क्या ऐसा है? यांग ये ने नी हुन को देखा। एक पल बाद उसकी आंखें लाल हो गईं। इसके अलावा उसका पूरा शरीर लाल होने लगा। पलक झपकते ही खून की तीखी गंध और बुरी ऊर्जा यहां दिखाई दी। इसके अलावा यांग ये की आंखें खून के सागर की तरह थीं। यह देखकर नी हुन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने कहा, सबको मार डालो। इस समय एक मूर्ख भी यांग ये के इरादों को समझ सकता था। जैसा कि नीतियान ने कहा था, यांग ये आत्मसमर्पण नहीं करेगा। चूंकि यांग ये ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे मरना पड़ा। नीतियान और बाकी लोगों ने सिर हिलाया और फिर वे कियान लंकोन के समूह के पीछे चले गए। अचानक एक रक्त लाल प्रकाश की किरण आसमान में उठी। जहां भी वह गुजरी, पूरा आसमान तुरंत रक्त लाल रंग में रंग गया। नीतियान और बाकी लोग चौंक गए, और वे यांग ये को रोकने और उसका विरोध करने वाले थे। लेकिन नीहुन ने अचानक कहा, मैं यह करूंगा। तुम सब उन हथियारों से निपटो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा मोड़ते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। एक क्षण में प्रकाश की वह रक्त लाल किरण जो उस स्थान पर जम गई। समय के नियम। नीतियान और अन्य लोगों ने यह देखकर राहत की सांस ली। उन्होंने यांग यी को अनदेखा किया और अपना पीछा जारी रखा। हालांकि अचानक एक रहस्यमयी शक्ति प्रकट हुई, और फिर नीहुन द्वारा उस स्थान पर जमाए गए रक्तलाल प्रकाश की किरण से अचानक एक चमकदार चमक फूट पड़ी। एक पल बाद यह आकाश में चमक उठी। लगभग 3 किलोमीटर दूर एक वोइडर का सिर तुरंत हवा में उड़ गया था। नीतियान और अन्य लोग भयभीत हो गए। उन्होंने निर्णायक रूप से कियान लंकोन के समूह का पीछा करना छोड़ दिया, और वे तुरंत एक साथ एकत्र हुए और सतर्कता से यांग ये को देखा, जिसके चेहरे से रक्त जैसा लाल रंग निकल रहा था। यह कैसे संभव हो सकता है? इस बीच नीहुन ने अविश्वास के साथ यांग ये को देखा। कैसे कैसे आप संभवतः मेरे कानूनों को दबा सकते हैं? उसे इस बिंदु पर कुछ सोचने लगा, और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह एक डोमेन की ऊर्जा है। तलवार डोमेन। आपने तलवार डोमेन को समझ लिया है। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी आवाज वास्तव में कांप रही थी। तलवार डोमेन। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो दुनिया के सभी कानूनों से ऊपर था। नीहुन को बहुत आश्चर्य हुआ। जाहिर है, उसने उम्मीद नहीं की थी कि यांग ये इतनी कम उम्र में तलवार के क्षेत्र को समझ लेगा। आखिरकार जियान गुजी ने यांग ये की उम्र में तलवार के क्षेत्र को नहीं समझा था। यांग ये ने अपनी रक्तलाल तलवार को अपने माथे पर दबाया, और उसके पीछे के रक्तलाल पंख हल्के से फड़फड़ाए। हर एक फड़फड़ाहट से रक्त लाल प्रकाश की लहरें आसपास की ओर फैल गईं। यांग ये ने अपनी सांस बर्बाद नहीं की, नहीं इसकी जरूरत थी।
एक पल बाद यांग ये की पीठ पर रक्त लाल पंख जोर से फड़फड़ाए और फिर उसका आकार रक्त लाल प्रकाश की किरण में बदल गया जो मौके पर ही गायब हो गया। नीहुन भयभीत हो गया, सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अनुभव करना, रक्त की लाल रोशनी की किरण एक वोइडर के माथे से होकर गुजरी जो प्रतिक्रिया करने में भी सक्षम नहीं था। नी कबीले के उस वोइडर की आंखें मरते समय चौड़ी हो गईं और फिर उसकी लाश वहीं गायब हो गई। नीहुन ने जल्दी से कहा, उसे दबा दो। जैसे ही उन्होंने नीहुन का आदेश सुना, शेष बचे शून्यकों की आभा तुरंत उनके भीतर से फूट पड़ी और यांगे की ओर दबाव डालने लगी। जैसे ही उनकी आभा प्रकट हुई, अचानक चारों ओर तलवार की एक किरण दिखाई दी और फिर उनकी आभा रुक गई। थोड़ी देर के लिए गतिरोध में फंसने के बाद नित्यान और अन्य लोगों के हाव भाव में भारी बदलाव आया क्योंकि उनकी आभा वास्तव में पीछे धकेली जा रही थी। वे सभी चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे शून्यकों की आभा वास्तव में यांगे को दबाने में असमर्थ होगी। न केवल वे यांगे को दबाने में असमर्थ थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि इसके बजाय उन्हें दबा दिया जाएगा। रुको, उसे जवाबी हमले झेलने में ज्यादा से ज्यादा कुछ समय लगेगा, नीहुन ने दूर से गंभीरता से कहा। वह दूसरे शून्यवादियों से ज्यादा ताकतवर था क्योंकि उसके पास समय के नियम थे। फिर भी अब समय के नियमों का यांगे पर कोई असर नहीं था, इसलिए उसके पास भी यांगे के खिलाफ जीत का कोई मौका नहीं था। आखिरकार यांगे की मौजूदा तलवार की नीयत शून्यवादियों की ताकत से पूरी तरह से आगे निकल गई थी। हालांकि वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि यांगे निश्चित रूप से प्रतिक्रिया का सामना करेगा। चाहे कोई व्यक्ति अपनी तलवार की मंशा, साधना या किसी और चीज को बेहतर बनाने के लिए बाहरी स्रोतों का उपयोग करे, एक समय सीमा होगी। ठीक उसी तरह जैसे यांग ये अभी स्थिति में था। एक बार जब उसका समय समाप्त हो जाता तो उसकी तलवार की मंशा सामान्य हो जाती। उस समय उसे निश्चित रूप से अपनी तलवार की मंशा से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता। तो यांग ही इस समय अपनी ताकत का अधिक उपयोग करने के बराबर था। यह केवल कुछ समय तक ही चलेगा। भले ही यांग ये अभी सर्वशक्तिमान लग रहा था, लेकिन यह केवल थोड़े समय तक ही चलेगा। इस बीच यांग यी की आंखें बंद थीं और उसकी भौहें एक दूसरे से कसकर जुड़ी हुई थीं। इसके अलावा उसके चेहरे पर दर्द के निशान देखे जा सकते थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लंबे समय तक नहीं टिक सकता और उसे बहुत जल्द ही जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। भाग जाना। भागकर कहाँ जाएं? उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वे उसे जाने नहीं देंगे। भागने से उसकी मौत में बस थोड़ी देरी होगी। चूंकि वह वैसे भी मर जाएगा, इसलिए उसके साथ कुछ लोगों को घसीटना बेहतर था। इसलिए जब उसने इस बिंदु तक सोचा तो उसके चेहरे पर तुरंत एक निर्दयी भाव उभर आया। उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, अपना हाथ आगे बढ़ाया और पकड़ने की मुद्रा बनाई, किनारे। जैसे ही उसने बात की, यांग ये की अर्धरिटनल रैंक तलवार की मंशा तुरंत संकुचित होने लगी। अध्याय 1320 शून्यवादियों को कुत्तों की तरह मारना। अर्धरिटनल रैंक तलवार इरादे कगार पर। यांग ये अच्छी तरह से जानता था कि अपनी अर्धवापसी रैंक तलवार की मंशा को चरम पर लाने से प्रतिक्रिया में तेजी आएगी, लेकिन उसके पास अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वह केवल ऐसा चरम तरीका ही चुन सकता था। अन्यथा अगर वह इसे लंबे समय तक खींचता रहा तो उसके दुश्मनों को उस पर हमला करने की भी जरूरत नहीं होगी। वह खुद अपनी तलवार की मंशा से होने वाली प्रतिक्रिया से अपंग हो जाएगा। जिस क्षण उसकी तलवार की मंशा संघनित होने लगी, नीहुन और अन्य लोगों के हाव भाव एकदम बदल गए। उन्हें नहीं पता था कि यांग ये क्या कर रहा था, लेकिन उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं था कि यह बहुत खतरनाक था, बेहद खतरनाक। पीछे हटो। नीहुन ने नित्यान और अन्य लोगों के साथ पीछे हटने में संकोच नहीं किया। टकराना। अचानक यांग ये से एक भयानक शक्ति उनकी ओर बढ़ी। जैसे ही शक्ति प्रकट हुई, नीहुन और अन्य लोगों द्वारा उत्सर्जित आभा तुरंत नष्ट हो गई। इसके अलावा दो शून्यक जो समय पर पीछे हटने में सक्षम नहीं थे, वे तुरंत टुकड़ों में नष्ट हो गए। उसी समय यांगे के आसपास के कई किलोमीटर के क्षेत्र में जगह गड़गड़ाहट और ढह गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। क्रैक क्रैक। करीब 30 मीटर के क्षेत्र में अचानक दरारें पड़ने लगीं। अनगिनत हाथ जितनी मोटी दरारें अंतरिक्ष में लगातार फैलती चली गईं। बस एक पल में क्षेत्र में जगह मकड़ी के जाले की तरह टूट गई। नीहुन और अन्य लोगों के लिए वे लगभग 10 किलोमीटर दूर विस्फोट से नष्ट हो गए थे। चूंकि अंतरिक्ष ढह गया था, वे सभी अभी एक ब्लैक होल के भीतर थे। हालांकि ब्लैक होल की निगलने वाली शक्ति उनके स्तर के विशेषज्ञों के लिए कोई खतरा नहीं थी। नीहुन ने गंभीरता से कहा, हमारे आसपास की जगह की मरम्मत करो। जैसे ही उसने आदेश दिया, सभी ने एक साथ काम किया। नोवोइडर्स ने एक साथ काम किया और तुरंत अपने आसपास की जगह की मरम्मत कर दी। हालांकि नीहुन के हाव भाव अचानक बदल गए, सावधान। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उनकी दृष्टि के क्षेत्र में रक्त लाल प्रकाश की किरण प्रकट हुई। यह अत्यंत तेज थी। यह इतनी तेज थी कि इसे पहचान पाना व्यवहारिक रूप से असंभव था। नित्यान और बाकी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वे अभी प्रतिक्रिया करने ही वाले थे कि अचानक एक शून्यक का शरीर अकड़ गया।
उसकी भौहों के बीच एक महीन रक्त जैसा लाल छेद दिखाई दिया। इस समय उसमें से फव्वारे की तरह खून बह रहा था। एक पल बाद लाश वहीं गायब हो गई। उसी समय एक बार फिर रक्त लाल प्रकाश की किरण प्रकट हुई। तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई। नीहुन गुस्से में था। उसने अपने दोनों हाथ हिलाए और लगभग 10 किलोमीटर की जगह तुरंत कांप उठी और फिर सब कुछ रुक गया। इस समय नीतियान और अन्य लोगों ने देखा कि यांग ये पहले से ही उनके एक साथी के सामने था। यांग ये की तलवार नी कबीले के उस शून्य से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। उस वोइडर का चेहरा डर से एकदम पीला पड़ गया जब उसने देखा कि यांग ये की तलवार उससे बस कुछ इंच की दूरी पर थी। अगर नीहुन न होता तो शायद यांग ये द्वारा उसे मारे जाने से पहले वह प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाता। लेकिन जब उसने राहत की सांस ली तो अचानक एक रहस्यमयी शक्ति यहां प्रकट हुई। उसके बाद यांग ये का आकार हिल गया। अनुभव करना। रक्त की लाल किरण सीधे उस वोइडर के माथे पर लगी और फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उनमें अविश्वास भर गया। उसकी आंखों का रंग धीरे धीरे फीका पड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा और फिर उसकी लाश वहीं गायब हो गई। यांग ये नीहुन का चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। उसने सोचा था कि समय के नियम उस वोइडर को बचा पाएंगे, लेकिन उसके समय के नियम यांग ये के तलवार डोमेन द्वारा तुरंत दबा दिए गए थे। इस बार उसे समझ में आया कि डोमेन कितना भयानक था। कानून डोमेन का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। कम से कम समय के नियम तो नहीं कर सकते थे। इस बीच यांग ये का चेहरा उस वोइडर को तुरंत मार डालने के बाद विकृत होने लगा। नीतियान और अन्य लोग यह देखकर खुश हुए और नीतियान ने कहा, सभी लोग सेना में शामिल हो जाएं और उसकी तलवार की मंशा के प्रतिशोध से पीड़ित होने की प्रतीक्षा करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, नीतियान और अन्य लोग तेजी से नीहुन के पास आ गए। उसी समय 7 शून्यवादियों ने एक बार फिर अपनी आभा जारी की। इस बार उन्होंने यांग ये पर हमला करने के लिए अपनी आभा का उपयोग नहीं किया और उन्होंने बस एक अदृश्य अवरोध बनाया जिसने उनकी रक्षा की। ऐसा नहीं था कि वे यांग ये पर हमला नहीं करना चाहते थे, बस उनकी हिम्मत नहीं थी। यांग ये की गति अपने आप में भयानक थी। नीहुन के अलावा जो भी हमला करेगा वह निश्चित रूप से मरने वाला पहला व्यक्ति होगा। यांग ये की गति के बारे में सोचकर नीतियान को पछतावा होने लगा। यांग ये के पास इतनी गति क्यों थी? यह सब उसकी गलती थी। अगर उसने नी कबीले के उस अनमोल खजाने ब्लिंक को यांग ये को नहीं दिया होता, भले ही यांग ये ने अपनी तलवार की नीयत में सुधार किया होता, यांग ये का इतना भयानक होना असंभव था। लेकिन उसने बस यही किया। यह कहा जा सकता है कि यांग ये के इतने भयानक होने का कारण आंशिक रूप से उसका योगदान था। नीतियान को ही अफसोस नहीं हुआ, सीनियर युआन को भी ऐसा ही लगा। अगर उसे पता होता कि यांग ये की ताकत इतनी असामान्य है, तो वह सिर्फ एक वोइडर और युआन कबीले के युवा गुरु के लिए यांग ये से दुश्मनी नहीं करता। यांग ये से दुश्मनी करने का नतीजा यह हुआ कि वह युआन कबीले का आखिरी बचा हुआ वोइडर बन गया। संक्षेप में, युआन कबीला खत्म हो गया। युआन कबीले को फिर से बनाने में कुछ 100 या 1000 साल से भी ज्यादा समय लग सकता था, क्योंकि सिर्फ एक वोइडर को इतने कम समय में बढ़ावा नहीं दिया जा सकता था। संक्षेप में, युआन कबीला खत्म हो गया। सीनियर युआन ने गहरी सांस ली और यांग यी को देखते हुए उसकी आंखों में हत्या का इरादा लगभग भौतिक था। अब वह केवल बदला लेना चाहता था। नीहुन और अन्य लोगों ने हमला नहीं किया। वे सभी युद्ध के लिए तैयार थे। उनकी राय में यांग ये थकावट के कगार पर था। जब तक यांग ये अपनी तलवार की नीयत सुधारने के लिए प्रतिक्रिया से पीड़ित रहेगा, तब तक यांग ये को मारना बिल्कुल आसान होगा। यांग ये की आंखें बंद थीं, जबकि उसकी भौहें कसकर एक साथ दबी हुई थीं, और उसका चेहरा टेढ़ा होने लगा था। उसी समय उसके चारों ओर रिटर्नल रैंक तलवार का इरादा हिंसक और अराजक होने लगा। नीतियान और अन्य लोग यह देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि वे जानते थे कि यांग ये को उसकी तलवारबाजी की मंशा के कारण प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। नीहुन ने धीमी आवाज में कहा, तैयार हो जाओ। बाकी लोगों ने सिर हिलाया। उनके भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ने लगी, और वे किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थे। लगभग 3 सांसों के बाद यांग ये अचानक दर्द से कराह उठा, और फिर उसके हाथ में पकड़ी रक्त लाल तलवार हवा में नीचे गिर गई। नीतियान और बाकी लोग यह देखकर बहुत खुश हुए और नीहुन के मुंह के कोनों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और कहा, हमला करो। बाकी लोगों ने जल्दी से अपनी आभा वापस ले ली और फिर यांग ये पर हमला कर दिया। अचानक यांग ये ने अपनी आंखें खोली और उनमें से एक लाल चमक चमक उठी। उसी समय उसका हाथ थोड़ा हिला और गिरती हुई रक्त लाल तलवार अचानक उसकी मुट्ठी में वापस आ गई। एक पल बाद यांग ये जहां खड़ा था वहां से चला गया। सावधान, उसे अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं झेलनी पड़ी है। नीहुन चौंक गया। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसी और यांग ये की दिशा में पटक दी। टकराना। जिस जगह पर यांग ये खड़ा था वह पल भर में ढह गया, लेकिन यांग ये अब वहां नहीं था। 100 मीटर दूर से एक तीखी चीख गूंजी। नीहुन ने देखा और फिर उसकी आंखों में क्रूरता भर गई, क्योंकि यांग ये नी कबीले के एक वोइडर के पीछे था। जहां तक उस वोइडर की बात है, तो वह निश्चित रूप से मर चुका था।
यांग ये ने अपना दाहिना हाथ हिलाया और लाश को ले लिया। एक पल बाद उसने अपना दाहिना पैर नीचे पटका और फिर खून की लाल रोशनी की किरण चमकी। यांग ये की आकृति खून की लाल रोशनी की किरण में बदल गई, जो मौके पर ही गायब हो गई। जिस क्षण वह गायब हुआ, दूसरे लोग तुरंत भयभीत हो गए, क्योंकि यांग ये किसी को भी मारने में पूरी तरह सक्षम था। पहले की तरह कुछ भी अप्रत्याशित नहीं हुआ। जिस क्षण प्रकाश की किरण दिखाई दी, नी कबीले का एक और वोइडर उसी स्थान पर अकड़ गया और उसके माथे पर एक बहुत ही आकर्षक रक्त लाल छेद था। एक और शून्यक नष्ट हो गया था। नी कबीले से केवल 5 वोइडर्स बचे थे। दूसरे शब्दों में 7 यांग ही के हाथों मारे गए थे। 7 शून्यकर्ता, सम्राट नहीं। नी हुन और नी तियान के दिल खून से लथपथ थे। दूसरे चाचा, हमें पीछे हटना होगा। नी तियान ने गंभीरता से कहा, अगर हमारे कबीले के विशेषज्ञ इसी तरह मरते रहे तो यह हमारे पूर्वजों की योजना को बिगाड़ देगा। पीछे हटो। नी हुन ने नी तियान की ओर ठंडी निगाह से देखा और कहा, तो वे सभी व्यर्थ ही मर गए। इसके अलावा अगर हम आज पीछे हटते हैं तो नी कबीला मानव जाति और राक्षस जाति दोनों के लिए हंसी का पात्र बन जाएगा। इसके अलावा अगर उसे आज जाने की अनुमति दी जाती है तो एक बार जब वह ठीक हो जाता है या सम्राट क्षेत्र में पहुंच जाता है तो हमारा नी कबीला भी उसके सामने असहाय हो जाएगा। नी तियान अभी भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन जब उसने देखा कि नी हुन की आंखें पागलपन से भरी हुई थीं, तो उसने अपने शब्द निगल लिए। दरअसल वह भी नहीं जाना चाहता था। अगर वे अभी चले गए तो नी कबीले को बहुत अपमानित होना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव में भारी गिरावट आएगी। हालांकि अगर वे नहीं गए तो यांग ये, संक्षेप में, अगर उसे पता होता कि यांग ये इतना पागल है तो वह निश्चित रूप से सीनियर युआन के समूह को स्लेयर पवेलियन के विशेषज्ञों को मारने की अनुमति नहीं देता। भले ही नी कबीले ने यांग ये को मार दिया हो, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। अचानक शून्यकों में से एक बोला, उसे देखो। यह सुनकर सभी ने यांग ये की तरफ देखा। उन्होंने देखा कि यांग ये पसीने से लथपथ था और उसका चेहरा विकृत हो गया था। इसके अलावा उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से कांप रहा था। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि यांग ये के चारों ओर तलवार की मंशा वास्तव में धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। वह बैकलैश से पीड़ित है। नी हुन और अन्य लोग खुश थे और उनकी आंखों में खुशी और उत्साह था। इतने लंबे समय तक इंतजार करने और इतने सारे लोगों को खोने के बाद उन्होंने आखिरकार यांग ही के बैकलैश से पीड़ित होने का इंतजार किया। तो वे उत्साहित और खुश कैसे नहीं हो सकते थे? नी तियान ने पूछा, क्या हमें हमला करना चाहिए? नी हुन ने अपना सिर हिलाया, थोड़ी देर इंतजार करते हैं। नी तियान ने सिर हिलाया। दरअसल उसे डर था कि यांग ये नाटक कर रहा है। वह अकेला नहीं था, नी कबीले के दूसरे वोइडर्स भी इसी सोच के थे। नी हुन और अन्य लोग यांग ये को स्थिर दृष्टि से देख रहे थे। यांग ये का शरीर और भी अधिक हिंसक रूप से कांपने लगा, जबकि उसके चारों ओर तलवार की मंशा कमजोर होती जा रही थी। जाहिर है वह प्रतिक्रिया से पीड़ित था, लेकिन नी हुन और अन्य लोगों ने अभी भी हमला करने की हिम्मत नहीं की। वे वास्तव में उससे बहुत डरते थे और यहाँ तक कि नी हुन भी यांग ये से डरता था। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस समय यांग ये के चारों ओर तलवार की मंशा सामान्य हो गई थी। नी हुन ने निर्णायक रूप से आदेश दिया, हमला करो। अचानक यांग ये ने अपनी आंखें खोलीं। यह देखते ही नी तियान और अन्य लोगों की पलकें झपक गईं और वे वहीं रुक गए। हमला, वह अब और नहीं रुक सकता। जैसे ही नी हुन ने बोलना समाप्त किया, उसने मोर्चा संभाला और यांग ये पर हमला कर दिया। नी तियान और अन्य लोगों ने हिचकिचाना बंद कर दिया और वे भी यांग ये पर हमला कर दिया। यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय वह बस सोना चाहता था। अचानक बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और फिर जीर उसके सामने प्रकट हुई। वह कुछ नहीं बोली और धीरे से उसकी बाहों में लेट गई और फिर उसे कसकर गले लगा लिया। यांग ये ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। उसने उन वोइडर्स पर नजर डाली जो उस पर हमला कर रहे थे, और फिर उसने जी एयर पर नजर डाली। सीए। यांग ये ने अचानक अपनी जीभ की नोक को काटा और तेज दर्द के कारण उसका भारी मन तुरंत ही शांत हो गया। उसने अपने बाएं हाथ से जीर को कसकर पकड़ लिया और अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, आग लगाओ। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।